किए थे कि सब जाके बैग वैसे ही रख दिए थे? एक बात बता देता हूं आपको, सुन लेना ध्यान से। चलो शुरू तो करेंगे अपन, मस्ती से शुरू करेंगे, आज कुछ नया भी करेंगे धमाल। आयर का उस दिन क्लास कौन कौन नहीं किया था? लास्ट डे जो हुआ था तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो वापस से मैं एक बार जो है थोड़ा सा सुन लेना ध्यान से, सुनना सुनना, कोई बात नहीं, नहीं किए थे कोई बात नहीं है। मैप का जो मैंने एक ऐप दिया था, डाउनलोड किए थे सब? कितने लोग डाउनलोड कर चुके हो? चलो एक बात आप सबसे ना, हर क्लास के फर्स्ट डे में बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ों को आप लोग को लेके, चाहे सभी चीज़ों को लेके, नेक्स्ट ईयर 28 मई को पेपर है आईएएस का, 28 मई को पेपर है। आप जो भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में है, 28 में आपने रखिएगा, आराम से एक साल जी तोड़ खींच के रखिएगा, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले कम से कम प्लीज़ ये ना सोचे कि अपने पास वक्त बहुत ज़्यादा है। सर आपको ग्रेजुएशन कब बीत जाएगा आपको एहसास नहीं होगा, और तब लगेगा क्या बीत गया। और एक बात की गारंटी देता हूँ आपको, इस मैपिंग के बाद सीधा सा बात बार बार बोल रहा हूँ मैं, बार बार, तरीका ही क्या है जज करने का? एक ही तरीका है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओआईएस का पिछले 50 साल के क्वेश्चन उठाओ, बना के देखो, बनना चाहिए, बात खत्म है। दूसरा इसके अलावा क्या पैमाना हो सकता है? किसी से पूछ के अब क्या आइडिया लगेंगे कौन क्या है? सीधा सा बात है, क्वेश्चन उठाओ पिछले 50 साल के, बना के देखो, सर एक एक क्वेश्चन हिट करेगा। और ये प्रीलिम्स के मैं ऐसे क्वेश्चन जितने पढ़ाया हूँ सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मिनट में देख के आपको होगा कि आईएएस का क्वेश्चन नहीं हो सकता, यकीन मानो। लेकिन सर आता है इसीलिए, नहीं आता ना तो ऐसा होता। आप समझ पा रहे हो? आता रहता इसलिए चल रहा है, नहीं तो यही अगर कुछ दिन पहले मैं बोलता अजरबैजान, आप इमेजिन करके देखो, कुछ दिन पहले अजरबैजान बोलता, या कुछ दिन पहले मैं फ्रेंच गुयाना जिनको पढ़ाया था, या कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश बोलता जो पूरा इंडिया के मैप पे रहता है, ओट और ये सारा कुछ बताया था ना, तो सर आंध्र प्रदेश बोलता तो ऐसा लोग अरुणाचल समझते हैं कि आंध्र प्रदेश था कि सर अरुणाचल प्रदेश था, ऐसा चल रहा होता है, हालत समझिए। और दुनिया सर उसी दिमाग में लगे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल से टच करेगा कि नहीं? कितनों को लगता है करेगा? आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल को टच करे नहीं? सर ऐसा मत बोलना करेगा, फिर घूम के आऊंगा मैं उधर से। अरे याद है कि भूल गए? ये देखो ऐसे मत करिएगा। मान लो ये इंडिया का मैप था, इधर क्या बताया था? अरे याद है कि गए? तो सर वे डब्ल्यू क्या है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, याद है ना? तो सर मैं क्वेश्चन क्या पूछा हूँ? तो कैसे ऐसे घुमा दोगे क्या? अब वापस इधर क्या था? बोलते जाओ जरा, बोलते जाओ। तो काजू कतरी गोवा में, तो केरला, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, रिपीट कर लो एक बार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पीएचडी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, खूब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार से झारखंड, उधर अरुणाचल, असम, मेघालय, मणि, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। सर ये चलते फिरते दिमाग में रहना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस कब कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे, एकदम माइंड में चलते रहना चाहिए। और इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप सर यहाँ से जाने के बाद कॉपी ना बस 5 मिनट खाली उठा लोगे ना, तब भी काम हो जाए, इतना तोड़ तोड़ के उसमें पढ़ाया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, जो आईआर का पार्ट है सेक्शन, ठीक है ना, आईआर का मैं सेक्शन शुरू करने वाला हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा नॉर्थ अमेरिका इंट्रोड्यूस कर दूँ। नॉर्थ अमेरिका इसलिए क्योंकि साउथ अमेरिका थोड़ा नॉर्मल आइडिया लगभग मैंने सबको थोड़ा बहुत दे दिया है। नॉर्थ अमेरिका के आइडिया दे दूंगा ताकि काम यहाँ पे बनेगा। तो क्या बोलते हो, कर लेते हैं फिर? ठीक, आईआर का नोट्स किन किन के पास है अभी? ठीक है, आईआर का नोट्स अभी आपके पास है, ओके। तो आईआर का नोट्स अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उस शेयर एक बार थोड़ा सा कर लीजिएगा। एटलस भी नहीं लाए आप? एटलस नहीं लाए ना? चलिए कोई नहीं, आप लाएं एटलस। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बोलिए बोलिए। नॉर्थ में क्यों दिखाया गया? देखिए ये इसका बहुत सारा रीज़न है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बेसिकली कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि सर सूरज पूरब से क्यों निकलता है। नहीं आप समझिएगा मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लिए ठीक ही है। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल है। जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे सूरज पूरब से क्यों निकलता है, तो एक ही रीज़न है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें मानना पड़ेगा। बट इसका रीज़न बहुत सारे, तो हम बस इस बात को ख्याल रखेंगे कि हम उतना रीज़न जान पाएंगे जितना रीज़न हमारे लिए एग्जाम में ज़रूरी है। बस मैंने इसीलिए आपको बोला
कि उतना हमारे लिए जरूरी है। बाकी आईएएस आपसे कभी नहीं पूछने वाला है कि बताना जरा कि नॉर्थ को नॉर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, उसको इससे मतलब है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो भी कंट्री पड़ेगा वो टच करेगा कि नहीं, बाकी और ज़्यादा दिमाग में नहीं रखिएगा प्लीज़। हालांकि रीज़न और स्पेसिफिक आप जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए मैंने बोला कि उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। इंटरव्यू में जो डिस्कशन होते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इंटरव्यू में डिस्कशंस होते हैं। सर आपसे जो पर्सनल बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर लोग क्या करते हैं, कुछ भी पूछ लेते और बोलते हैं आईएएस का इंटरव्यू में पूछा गया था। जैसे बोलेंगे क्या शर्ट के बटन, जनरली कुछ भी पूछ के लोग लगा देते हैं, समझो। अलग अलग क्वेश्चंस आते भी रहते हैं गूगल पे और लिखा रहता है आईएएस का पूछा गया। आईएएस वाला खुद सोच रहा था हम कब पूछे यार। वो आज तक कंफ्यूज है यार, हमने ऐसा क्यों पूछा। अब सोचो ऑफिसर से ये पूछा जाएगा क्या, आप सोचो कितना वो। लेकिन सर क्या है, आम आदमी जिसको मैंगो मैन बोलते हैं, तो आम आदमी क्या है ना, मैंगो मैन कुछ भी सोच लेता है, और ऐसा भी मैंगो का सीजन चल ही रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आयर देख लेते हैं, फिर थोड़ा नॉर्थ अमेरिका देख लेंगे। रेडी? तो जरा आयर का नोट्स एक बार निकाल लो थोड़ा सा, चूंकि आप लोग उस दिन नहीं थे, फर्स्ट क्लास जिनका है वो समझ लेना, वक्त लगेगा, परेशान मत होना, थोड़ा देख लो एक बार। ओपन कर लीजिएगा प्लीज, क्विक रहिएगा, दिमाग बस अलर्ट रखना। मैंने बोला था ना, लाइफ में दो चीज कभी महसूस मत करना, दो तीन चीज, गर्मी, ठंडी और बेइज्जती, कभी महसूस नहीं करने का, क्योंकि जितना ज्यादा महसूस करोगे उतना ही लगेगा। ये लीजिए पेज नंबर उसमें 2 होगा, है ना? 2 या 3? 2, तो 2 पे आइए जरा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि एक बार फ्लो बन जाए एक, और फिर बन जाए उसके आगे। और रिपीट करने से पहले थोड़ा पूछ भी लेते हैं अपन जो लोग आए थे उन लोग से, तो वो भी ज्यादा फ्लो बन जाएगा, है ना? चलिए, तो इसी बात पे पेज नंबर 2 दिख रहा है आपको? पक्का ना? चलो सर, तो पेज नंबर 2 में जो दिख रहा है उसको एक बार, पहली जो पेजेस हैं जो नहीं आए थे, गौर से देखिएगा, मैं बता रहा हूं ध्यान से। आपके पास अभी है? नहीं है? चलो एक बार अभी आप देख लेना, और फिर मैं आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको वो आ जाएगा, प्रिंटर से मिल जाएगा। तो आपको उसमें ना कुछ चीजें दिख रही होंगी, 2 तीर, एक टॉपिक दिख रहा होगा, एक राइट साइड में रिवीजन फॉर एग्जाम दिख रहा है सभी को? जोर से बोलना, यस और नो? और लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट, दिख पा रहा है? तो बेसिकली जो राइट साइड में है वो हमारे एग्जाम्स के लिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से काफी शॉर्ट में समझाया हुआ है, आपको रिवाइज कर लेना है। लेफ्ट साइड में अपन लेकिन देखेंगे हम पूरा का पूरा, और याद रखिए वो देखिए जरा, वो टाइपिंग किया हुआ नहीं है सर, वो हैंड रिटेन है, ये दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से चेपा हुआ है, ये रातों रात की मेहनत है, इसलिए थोड़ा समझिएगा उस बात को। और ये जो टाइमलाइन है, टॉप पे क्या लिखा हुआ है? टाइमलाइंस। ये टाइमलाइंस ऐसा है कि आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी सब्जेक्ट में इस टाइमलाइन को फिट हो जाएगा, इसीलिए दिमाग में रखिएगा, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जरा देखना, मैंने आपको बता दिया था, सभी लोग सुनना, जो नहीं आए थे प्लीज सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए एक बार देख लो। पहले देखो, आपको मिलेगा सबसे फर्स्ट राइट साइड में देखना, रिवीजन फॉर एग्जाम वाला बॉक्स, 1914 से 1918 दिख रहा है, वर्ल्ड वार 1, पक्का? उसमें /19 में लिखा होगा मैंने, जैसे 1914 से 18 /19, तो ये 18 से 19 मैंने लिखा है, इसके पीछे ये अप्रोक्सीमेट है, लास्ट तक एंड हुआ, 19 तक आते आते खत्म हुआ, इसलिए। तो आप दिमाग में क्या रखोगे? 1914 से 1918 या 19? वर्ल्ड वार 2 रिपीट करना, कौन सा? वर्ल्ड वार 1। तो जहां जहां वर्ल्ड वार 1 आगे लिखूंगा, शॉर्ट में WW1 लिखा हुआ है, दिख पा रहे? तो सर WW1, WWE नहीं है, WW1। अब जरा नीचे आना, नीचे, और प्लीज दिमाग यही रखना, मजा आएगा आपको। नीचे वर्ल्ड वार 2 दिख रहा है? ईयर बताओ। 1939 to 1945, यहां तक क्लियर है? जरा नीचे आइए, 1946 ऑनवर्ड्स क्या मिल रहा है? कोल्ड वार। तो मैंने बोला था शीत युद्ध, तो कोल्ड वार बताया था आपको कि सर आर्मी या टेक्निक या उससे लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई यहाँ अंदर ही अंदर चल रहा है। जैसे वो दोस्त वाला नहीं बोला था कि दोस्त में जब मन मुटाव होता है तो अंदर ही तो मिल जाए, बस एक बार कूट दूंगा मैं, बस अंदर ही अंदर, मारेगा नहीं उसको, लेकिन अंदर ही अंदर होता है। इसका शक्ल देख के मेरा दिन खराब हो जा रहा है। ऐसे बातें चलती हैं, समझ में आ रहा है? आपको बताऊंगा सर, अमेरिका, सुनते जाना, और रसिया के बीच कोल्ड वार खूब चलेगा। पहले दोनों दोस्त थे, साथ टिकाते थे दोनों, बट प्रॉब्लम हो गया कब? वर्ल्ड वार 2 के बाद। वर्ल्ड वार 2 के बाद जैसे ही परमाणु बम मारा अमेरिका ने जापान पे, जो आप सुनते हैं हिरोशिमा और नागासाकी,
तो सर रसिया बोला तुमने ऐसे कैसे कर दिया यार, तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुमने बना लिया है बॉम्ब। अमेरिका बोल रहा है हर कुछ पूछा नहीं जाता भाई। रसिया बोला तो फिर तुमने अगर ऐसा कर लिया है तो हम भी डेवलप करेंगे ना। सर दोस्ती थी दोनों की, अमेरिका ने चुप चुप के बना लिया परमाणु बम, रसिया को भनक भी नहीं लगने दिया। तब रसिया सोचा कि अब अमेरिका हम पे डोमिनेट करना चाहेगा तो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? इसीलिए सर वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? अब आपको बताऊंगा कैसे अमेरिका कैप्चर कर रहा है दूसरे को और कैसे रसिया फिर दूसरे को कैप्चर कर रहा है। जबरदस्त। और सर बड़ी बड़ी कंट्री जब लड़ती है ना तो छोटी छोटी कंट्री ऐसे ही खत्म होने लगती है और सब के सब उसमें परेशान हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो सर जरा रात साथ में रिपीट करना, वर्ल्ड वार 1 डेट और प्लीज रिपीट करिएगा। तो 1914 से 1918, वर्ल्ड वार 2 45 और सर कोल्ड वार 1946 ऑनवर्ड्स। अब 2-3 बातें समझ लीजिएगा। 1946 से इधर ऑनवर्ड्स, मैंने बोला ऑनवर्ड्स मतलब पीछे आगे। अब 1946 से कब तक, जरा नीचे आइए। 1991 से 2008 दिख रहा है, उसमें क्या लिख रहा है? पोस्ट कोल्ड वार। सुनना इधर, मैंने आपको उस दिन बताया था कि आखिर क्यों गांधी जी आए और क्यों सक्सेसफुल हो रहा था, ये कारण बताया था आपको। तो जरा वर्ल्ड वार 1 कब से शुरू हो रहा है? सर गांधी जी साउथ अफ्रीका से मस्त आ रहे हैं 1914-15 में, जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है बिजी है वर्ल्ड वार 1 में और अंग्रेज स्पेशली। और मैंने बोला था ना जर्मनी सर पटक पटक के मार रहा है यूके को, ब्रिटिशर्स की हालत बिल्कुल टाइट है। और ब्रिटिशर्स को सर इतना मार मारा है कि ब्रिटिशर्स के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो उठ के जाता है वो अमेरिका से मदद लेने। आपको पढ़ाऊंगा वो। जैसी मदद लेने जाता है गांधी जी का एंट्री साउथ अफ्रीका से इंडिया। सर एक कारण है, इसीलिए गांधी जी का मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि सर अंग्रेज बिजी थे वर्ल्ड वार 1 में। खेड़ा मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट खटाखट खटाखट 2 सक्सेसफुल हो गया। और अंग्रेज इसलिए नहीं बोले कि कर रहे हैं इसको काम, क्योंकि सर उनको पता था कि सर हमें सैनिक की जरूरत है अभी और हमें थोड़ा मना के रखना पड़ेगा। तो कारण है, हमें अगर वर्ल्ड जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम इंडिया से कनेक्ट। सुन पा रहे हो? सोना मत सब, मैं बता दे रहा हूं, नींद आए वापस आना। अब ये दो चीज है, गांधी जी जो है आना और फिर क्यों होना, उसके पीछे वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। अब जरा फिर देखो, आपको फिर ज्यादा मूवमेंट 1939 1945 में मिलेगा। वर्ल्ड वार 2 फिर बिजी है सब वर्ल्ड, और फिर गांधी जी का एकदम जबरदस्त यहाँ मूवमेंट स्टार्ट। सुन पा रहे हो? तो सर वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 19 बोलना, वर्ल्ड वार 2 1939 1945। अब आओ कोल्ड वार। कोल्ड वार में लिखा है 1946 से 1991। मान लो मैं ये डेट मान लिया, तो 1946 से कितना 1991। ये देखो 1946 में जब सब वर्ल्ड वार 2 अगर समाप्त हो गया, सब शांति हो गई, तो रसिया ने अमेरिका से बोला कि बेटा तुमने ठीक तो किया नहीं, मेरे को बताया नहीं। दोस्ती क्या रहा मतलब, समझ रहे हो? यार यार ना रहा। अमेरिका भी बोला कि भाई देख सब कुछ बता नहीं सकते अपन। लेकिन 1991 में आते आते रसिया जो है सर कमजोर पड़ गया। जो यूएसएसआर था ना सर वो टूट गया। और याद रखो जब घर की फैमिली अगर कमजोर होने लगे सर, तो बाहर आप ऑटोमेटिक कमजोर हो जाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं आपको हमेशा मतलब सुझाव दूंगा, लड़ाई जब हो तो आपस में मिलकर सुलझाइए, बाहरी को हस्तक्षेप मत करने दीजिए, क्योंकि जब बाहरी हस्तक्षेप करेगा ना सर तो पूरा बर्बाद करेगा दोनों को। समझ पा रहे? इसीलिए 1991 में रसिया हो गया क्या? कमजोर। अच्छा मुझे बताओ, रसिया कमजोर 1991 में हो गया, लेकिन 1946 1991 के बीच में 2 कंट्री पावरफुल थे। कौन कौन? यूएस और रसिया। तो सर इसीलिए उसको बोलते हैं बाइपोलर। क्या बोलते हैं? तो बाई मतलब क्या हो गया? 2। तो सर उस समय कंट्री का नेचर क्या था? बाइपोलर था कि यूनिपोलर था? बाइपोलर। लेकिन अब मुझे बताना, अब रसिया टूट गया, अब यहां 1991 से 2008 तो रसिया टूट गया, तो पावरफुल एक ही कंट्री बचा ना, कौन? यूएसए। तो अब क्या हुआ? यूनिपोलर। अरे सुन पा रहे हो? तो सर अभी हैप्पी बर्थडे मना रहा है कौन? अमेरिका। अमेरिका खुश है सर, रसिया टूट गया, उधर दबाया जा रहा है, दिए जा रहा है, एकदम नशे में है अमेरिका, टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको। लेकिन उसको नहीं पता था कि इसके बाद आने वाला है कुछ। अब सर 2007-8 में ग्लोबल क्राइसिस आता है, पूरे वर्ल्ड में एक जबरदस्त क्राइसिस। उस समय सर चाइना का राइज होने लगता है। अब सर रसिया तो था ही, रसिया तो टूट चुका था, उसको टाइम लगना था वापस आने में। बीच में सर चाइना ने एंट्री मारा, और ऐसा एंट्री मारा कि ये पूरा का पूरा रसिया चुके हैं कम्युनिस्ट, और चाइना भी बन गया पूरा कम्युनिस्ट।
अब रसिया पहले टूटा तो था लेकिन अब आ रहा है, तो बोले नहीं कि दादाजी तो आ ही रहे हैं, साथ साथ चाचा को भी लेते आ रहे हैं। तो सर इधर चाइना भी कम्युनिस्ट आते तो बोल रहे मारो, मतलब बम मारो सीधा। अब सर ये लड़ाई पीट के ही बातें खाली चाइना करेगा, ये कभी भी शांति की बात नहीं करेगा, ये हमेशा सर मारपीट की बात करेगा, क्योंकि इसका इतिहास ही ऐसा है, बना ही मारपीट से। अब प्रेजेंट में 2008 से अभी तक अगर मैं बात करूं तो कंट्री क्या यूनिपोलर है कि बाईपोलर है? अभी तो दोनों में से कुछ नहीं है, अभी क्या है सर? मल्टीपोलर। क्या है? क्यों मल्टीपोलर? मल्टी मतलब क्या होता है? मेनी। क्योंकि सर आज अगर रसिया और चाइना मिलके भी इंडिया और अमेरिका को हराना चाहे तो नहीं हरा सकता, सेम इंडिया और अमेरिका भी मिलकर हराना चाहे तो रसिया चाइना को नहीं हरा सकता। तो क्या आज कोई एक कंट्री है, कोई दो कंट्री पावरफुल है? क्या नहीं सर, आज हमें पता ही नहीं कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, कौन कितना कम पावरफुल है। तो हम जो है अभी में कौन से है? मल्टीपोलर में। और मल्टीपोलर में भी सर एक चीज है, सर्टेनिटी है क्या कि कौन पावरफुल हो जाएगा? मतलब निश्चित है क्या? नहीं सर, निश्चित ही नहीं है। कब कौन मार देगा किसको कोई भरोसा नहीं है। मतलब कहने का अमेरिका और रसिया मिलके भी दूसरे किसी को हरा नहीं सकता, कोई और कंट्री में मिलकर दूसरे किसी को हरा नहीं सकता। तो ये क्या हो गया? सर्टेन है कि अनसर्टेन? और सर ऊपर से सोने पे सुहागा कोरोना। कोरोना ने आकर सर एज ऑफ अनसर्टेनिटी और सर बढ़ा दिया, क्योंकि अब वाकई नहीं पता कि अब इसके बाद से कौन कंट्री पावरफुल होगा और कौन कंट्री पावरफुल। और सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, इंडिया का सर बहुत जबरदस्त है। आने वाले 5-10 सालों में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको। बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज किया गया है। चाइना हरामखोर जो है सर, वो वायरस सबको छोड़ दे, इटली को बर्बाद कर दिया, उधर यूरोप को भी बर्बाद किया, अमेरिका को भी। खुद हरामखोर वैक्सीन बना के शांत हो गया, बाकी सबको बर्बाद किया। इंडिया को बर्बाद किया। इंडिया को सोचा कि यार इंडिया वाले को बर्बाद तो हो ही नहीं रहे, वो सोचा यार ये सब तो धूप में इतना मेहनत करता है, सबको हो ही नहीं रहा है कुछ। अब वो सोचा यार ये वायरस से मरने वाले नहीं है। नहीं सर, इतना मेहनती लोग है ये सर, ये धूप में मेहनत करते रहता है, ये सबको वायरस क्या होगा। अब चाइना वाला सोचा इसको बॉर्डर में उलझाओ, इसीलिए सर उसको लद्दाख में फिर जाके जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। फिर लद्दाख में उलझाया। अरे याद है कोरोना के टाइम पे उधर हम नेपाल वाला बोल रहा है कि हमारा है ये, वो ऐसा ऐसा बोलने लगा करे कि राम जी का जो ससुराल है वो नेपाल में है। ये सारा कुछ उसी असर, उसने संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया उसने, नेपाल ने, चाइना के कहने पे। इंडिया वाला बोला बस खाली ये सुलझाने दो, तुमको तो थप्पड़ से सुलझाएंगे हम। उसके बाद वो स्टेटमेंट बदल दिया। लेकिन चाइना सर बहुत तेज है, इंडिया को जानता है चाइना कि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री बन जाएगा, इसीलिए वो सर जानबूझ के बॉर्डर पे हंगामा करता है। आप लोगों को राफेल उफेल को अच्छा लगता होगा, कोई राफेल उफेल काम का नहीं है सर, समझ पा रहे हो? किसी कंट्री में अगर बहुत सिक्योरिटी की, इधर आगे आ जाओ, बहुत अगर खर्चा हो, आ जाओ, तो सर याद रखिएगा किसी कंट्री के लिए ठीक नहीं होता है, ये दिमाग में रखिएगा। आपको लगेगा सर राफेल खरीदाया है, देश की सिक्योरिटी में कभी भी ज्यादा खर्चा हो या बॉर्डर पे तो समझना देश विकसित करने में नहीं हो पाएगा सर। एजुकेशन में कब खर्च करोगे? अरे सुन पा रहे हो? हेल्थ में कब? आपको सर नॉर्मल 2-3 बातें बस अभी समझा रहा हूं, उसको समझना। जापान पढ़ाया था? अरे होकाइडो होन्सु शिकोकु क्यूशु पढ़ाया था ना? जापान ने सर क्या दिमाग लगाया देखो, जापान को अमेरिका ने, मैंने बोला वर्ल्ड वार 2 में बम मारा, ये सारा डिटेल आगे आएगा, बस सिर्फ रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। सुन पा रहे हो कि बोल रहे हो? आगे पढ़ाऊं ना? अच्छा पढ़ाऊं तो जोर से बोलो यस। सर अभी सुनना ध्यान से, प्लीज यही रखना, लाइफ बदलेगी, बस समझना थोड़ा सा कनेक्ट करके। जापान देखो क्या दिमाग लगाता है। जापान कहता है क्या, अमेरिका बोला कि सुन भाई तू गुलाम है, जैसा अपन बोलेंगे वैसा तू करेगा। जापान सर अगर सीखना है किसी से तो गुलाम रह के भी कैसे डेवलप किया जाता है, जापान बेस्ट एग्जांपल। देखो क्या किया उसने, ऐसा बोला तुम सैनिक रखना चाहते हो ना, तुम रखो, हम जमीन देते हैं तुमको, जमीन को मतलब सैनिक को खिलाओ पिलाओ, सब रखो तुम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका बोला इसको क्या हो गया थे सर, साइन करवा लिया, बोला कि आप हमारी सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए, हम हमेशा ये बोलेंगे। अमेरिका बोला कि जब जब तेरे को कोई मारेगा ना हम हैं। जापान बोला जी आप सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए कि अगर मेरे को कोई मारने आए तो आप हमको बचाइएगा। अमेरिका बोला अरे हम है ना, हमको कमजोर समझते हो तुम। जापान बोला डन। सर साइन हुआ 150 सालों के लिए। अभी सुनते जाना, किसी किसी ट्रीटी में तो 200 साल के लिए साइन किया गया कि सिक्योरिटी की रक्षा कौन करेगा जापान की, अमेरिका।
और जापान ने पूरा फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे लगा दिया। अपनी पूरी खर्चे, सारी की सारी खर्चे कहां लगा दिया? एजुकेशन और हेल्थ पे। अब देखो जरा, सिक्योरिटी का तो टेंशन था नहीं उसको, सिक्योरिटी कौन दे रहा था? अमेरिका। सर इतना एजुकेशन पे खर्चा किया इसने, अब क्या अमेरिका का स्टेटमेंट आ रहा है, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त बना लिया कि अमेरिका को ये टेक्नोलॉजी बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका कह रहा है यार हमारा सिक्योरिटी, यार हरामखोर हम ही से फिर बेचना शुरू कर दिया। सर एजुकेशन का ये पावर है कि आपको मजबूर कर देगा। और आज अमेरिका सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जापान से खरीद रहा है। अब अमेरिका को समझ में आया कि ये जो 150-200 साल का जो कगार किए ना, बड़ा गलत हो गया। अब पता क्या बोल रहा है? अब हम अपना सेना वापस ले जाएंगे, हम रखने वाले इधर। जापान बोला आपकी मर्जी, पहले भी आपकी मर्जी थी, आज भी। सर जमीन अपने आप खाली हो गया। अब समझ पा रहे हो? न मारपीट करना पड़ा, न सर कुछ करना पड़ा। सर आपको सिंपल बता रहा हूं, इतना फोकस किया कि टेक्नोलॉजी पूरा अमेरिका को निर्भर कर दिया जापान ने कि बेटा तुम गुलाम रखो हमको, लेकिन खरीदोगे हम ही को, और खरीदोगे तो देश का जीडीपी तो बढ़ेगा। इसीलिए सर एजुकेशन में इतना पावरफुल है ना कि आप गरीब हो अमीर हो चाहे कोई भी लेवल पे हो, किसी को भी झुका दोगे। इसी वजह से यूरोप के कंट्री के लोग के पास कोई संसाधन नहीं है, ना ही वो मेहनती आयास है सर, लेकिन सर उसने नॉलेज लिया और सबको गुलाम करके रखा है उसने। यूरोप में कुछ नहीं है, नथिंग, कोई रिसोर्स नहीं, कोई संसाधन नहीं, और पूरा का पूरा वर्ल्ड यूरोप तक पहुंचाता है खाना, खाली नॉलेज लिया है सर। इसलिए आप लोग बार बार बोला जाता है नॉलेज जब तक नहीं लोगे, और नॉलेज का मीनिंग डिग्री से नहीं है, यकीन मान लीजिएगा आप। नॉलेज का मतलब डिग्री नहीं होता कि सर डिग्री ले लिया, डिग्री लेके तो सर पान का दुकान भी खोला हुआ है लोग। नॉलेज लेना, मेरी बात समझ में आ रही है? सर इधर आना, वर्ल्ड वार 1 का डेट बोलो एक बार जरा। 1914 से 1918/19, वर्ल्ड वार 2 45 है, उसके बाद 1946-1991 कोल्ड वार, 1946-1991 क्या हो गया? कोल्ड वार। 1991 से 2008। अब सर 1991 से 2008 बोल रहे हैं पोस्ट कोल्ड वार। पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में, जैसे प्रीपेड और पोस्ट पेड। तो पोस्ट पेड क्या होता है? पहले खर्चा कर लेते हैं अपन, फिर बाद में पैसा चुकाते हैं। तो सर पोस्ट पेड मतलब क्या? उसके बाद। अब जरा लेफ्ट साइड में जीवन का आनंद लेना। मैंने बोला कि सर अब क्या हमें पता है क्या कि कौन कंट्री ज्यादा पावरफुल और कौन कंट्री कम? अरे पता है क्या? नहीं। इसको बोलेंगे एज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का समय। और कोरोना के अनिश्चितता के समय को बढ़ा दिया कि घटा दिया? बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब और नहीं पता है कि आने वाला समय में कौन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और कौन कम पावरफुल होगा। तो सर कोरोना ने वहां बहुत बढ़िया काम किया है। जरा लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट आपको दो चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? 19th सेंचुरी दिख रहा है। और सर मैंने समझाया था आपको कि 19वीं सदी 20वीं सदी कैसे काउंट करते हैं। क्या बोला था? जब 19th सेंचुरी हो इसका मतलब होता है 1800 से लेकर 1899। सुन पा रहे हो? तो जरा 20वीं सदी बताना क्या होगा? और 21वीं? तो हम लोग अभी कौन में रह रहे हैं? 22वीं 21वीं। तो सर ये सदी ना 19th 20th ये सब दिमाग में रखना, क्योंकि वर्ड आ जाएगा 90th सेंचुरी 20th सेंचुरी, और उसमें लगता ढूंढते लगते हैं अरे 20th था कि 19th था, क्या था नहीं था, समझ में नहीं आएगा। जब मैं बोलूं, सुनना मेरी बात को, वर्ल्ड वार 1 20th सेंचुरी में हुआ था, तो सही कि गलत? अरे सोच लो एक बार, वर्ल्ड वार 1 20वीं सदी में हुआ था, सही कि गलत? हाँ, पहले किसको लगता है कि 20वीं सदी में होता? हाथ खड़े करो यार, अभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहो। 20वीं सदी मतलब क्या? 1900 से 1999। वर्ल्ड वार 1 कब हुआ? 1914 से 1908। तो 20वीं में हुआ ना, 22वीं में तो नहीं लग रहा किसी को? जरा नीचे आओ। मैंने बोला, ध्यान से सुनना और इस बात का जवाब देना। मैंने बोला गांधी जी 20वीं सदी में भारत आए, सही कि गलत? साउथ अफ्रीका से, सही कि गलत? पक्का? अब मैं बोलूं, इसमें जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जब हो नहीं है उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप खुद समझ सकते हो कि आप 20वीं सदी के हो कि 21वीं सदी के हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे आपके पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स का मैक्सिमम का डेट ऑफ बर्थ पेरेंट्स लोग का जो होगा वो सर 1987 तक होगा, 1987 तक। और आपका डेट ऑफ बर्थ सर 1987 से 2004 के बीच में होगा। इसमें जितने सारे बैठे हैं ना, उसमें मैक्सिमम का डेट ऑफ बर्थ 1987 से 2004 के बीच में होगा। कोई 2005 का नहीं है ना?
ठीक है सर। अब जरा प्लीज एक बार लेफ्ट साइड में ये मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी, तब और मजा आएगा। नीचे दिखे, नीचे आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो जाएगा। 19वीं सेंचुरी दिख रहा है, उसमें एक वर्ड दिख रहा होगा कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक उपनिवेशवाद और दूसरा साम्राज्यवाद। जरा पहले एक बार नोट्स देख लो, इसको मैं समझाता हूं। नीचे आ जाओ। 20वीं सेंचुरी, 20th सेंचुरी, वर्ल्ड वॉर 1 दिख रहा है, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, 21st सेंचुरी, पोस्ट कोल्ड वॉर। तो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सर मैं क्या बोल रहा हूं। क्या समझ आ रहा है? जोर से बोलो, यस और नो। सर नीचे आना, नीचे टाइमलाइन में देखो 1945 से 91 लिखा हो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। क्या उसमें कोई दिक्कत? आगे आओ, 1991 ऑनवर्ड्स पोस्ट कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बाद दिख रहा है पक्का? जरा राइट साइड में आओ। 1991 से 2008 यूनिपोलर वर्ल्ड, 1991 से 2008 तक रसिया टूट गया 1991 में, तो पावरफुल कौन हो गया? यूएसए। तो यूनिपोलर की बाइपोलर? क्योंकि पावरफुल एक ही कंट्री था, कौन? यूएसए। सब नीचे आओ, 2008 से अभी तक। अब उसमें एक लाइन लिखा है मल्टीपोलर। क्या लिखा है? तो क्या मीनिंग समझ में आ रहा है मल्टीपोलर का? कि सर आज बहुत सारे कंट्री पावरफुल है, चाहे चाइना को ले लो, उधर जापान ले लो, रसिया है अलग चिल्लाते रहते, उधर नॉर्थ कोरिया का वो है किम जोंग, वो अलग चिल्लाते रहता है बम मारेंगे। तो सर वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वो अलग चिल्लाते रहता है। मतलब आज क्या है सर, कौन ज्यादा पावरफुल है पता नहीं है। जरा नीचे आना, नीचे। तो 1991 से 2008 यूनिपोलर, 2008 मल्टीपोलर, चाइना राइज रिसर्जेंट, चाइना और रसिया दोबारा वापस आ जाएगा। और मैंने लिखा है इकोनॉमिक वेल ऑफ इंडिया, जापान, रसिया, साउथ कोरिया। आज सिर्फ यूएसए ही पावरफुल नहीं है, क्योंकि यूएसए और इंडिया एंड जापान के साथ मिल भी जाए तो रसिया एंड चाइना को नहीं हरा सकता, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हैं ना कि हाँ वो लोग भी मिल जाए तो उसको नहीं कर सकते। नीचे, इसलिए एज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का समय, क्योंकि हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर इज नॉट क्लियर। क्योंकि आज के समय में एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? क्या क्लियर है? क्या नहीं क्लियर है सर। कौन दो मिल के कब किसी तीसरे को हरा देगा, कोई आइडिया उसका? क्या सुन पा रहे हो आप? है ना? तो सर टाइमलाइन में पहला था वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, तो सर कोल्ड वॉर 1946 से 1991, 1991 से 2008 पोस्ट कोल्ड वॉर, यूनिपोलर की बाइपोलर? यूनिपोलर। और 2008 से टिल नाउ मल्टीपोलर। क्या होगा? मल्टीपोलर। कोल्ड वॉर के समय बाइपोलर वर्ल्ड था कि यूनिपोलर था? बाइपोलर, क्योंकि कोल्ड वॉर तो दो ही लोग के बीच में होगा ना। तो सर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, और वहां से फिर कोल्ड वॉर क्या हो गया? शुरू। क्योंकि लड़ाई तो उसी के बाद शुरू हो जाती है ना, पहले दोस्ती, दोस्ती के बाद फिर उसके बाद टूट जाती है, और टूट जाए मैं तेरा शक्ल देखना नहीं पसंद कर रहा, तू तेरा नहीं, तू मेरे को मत देखियो, तू मेरे जमीन पे मत आइयो। अब सर ये होने लगता है उसके बाद, तो कोल्ड वॉर उसके बाद होता है, पहले तो हो ही जाता है लड़ाई। जरा पेज नंबर आइएगा नेक्स्ट 3 पे, और जीवन कर्म लीजिएगा, डायस्पोरा। प्लीज आइएगा क्विक, थोड़ा मैं रिवीजन कराता हूं, आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है? हिंदी भी लिखा होगा वहां, प्रवासी। डायस्पोरा मतलब प्रवासी। सर वो मजदूर प्रवासी की बात नहीं कर रहे अपन, यहां पे जो बात की इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है? राइट में पहले देख लो क्या लिखा है। अभी जो युद्ध होता है जैसे दो कंट्री में, तो उसको किस टाइप में रखेंगे? किस टाइप में रखिए आप बताओ, किस टाइप में रखोगे? जैसे पहले शीत युद्ध होते थे, हाँ अभी भी तो युद्ध होता है ना अलग अलग। ठीक, 2 चीज दिमाग में हमेशा रखो। जैसे रसिया यूक्रेन का हो रहा है, आप कभी भी किसी युद्ध का प्रकार नहीं समझोगे, हमेशा ये देखो शीत युद्ध का एक टर्म है। शीत युद्ध ऐसा नहीं कि युद्ध का एक प्रकार है। शीत युद्ध मतलब क्या होता है कि कोई मनमुटाव जब आपसी हो, जिसमें कि बंदूक, गोली या टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल नहीं की जाए, उसको कोल्ड वार बोलोगे। और जिसमें बंदूक, आर्म्स, हथियार सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, उसको वार बोलोगे। सिंपल एज दैट, ठीक है ना? उसको वर्ल्ड वार नहीं बोलोगे। वर्ल्ड वार हमेशा तब होगा जब वर्ल्ड वार में बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व होंगे। अब याद रखिएगा, मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, वर्ल्ड वार जब 1 पढ़ाऊंगा और 2 पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि साइन हो चुका है ऑलरेडी कि कभी भी वर्ल्ड वार 3 होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी को हमेशा लगने लगता है, पान की दुकान पर जाके हमेशा लगेगा कि बुझा तो हो जाएगा आपकी मेरी। रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और उसको लगता है कि इस बार हो ही जाएगा, उसको पता ही नहीं है, मैंगो मैन है वो, समझ रहे? तो बेसिकली वार, और याद रखिएगा जब आपस में लड़ाई हो, अभी आएगा डिटेल में, जब एक ही देश के अंदर 2 जाति, धर्म या कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसको सिविल वार बोलते हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा, जिसको गृह युद्ध आप लोग बोलते हैं। तो चिंता नहीं करने का, अभी थोड़ा रोकिएगा, पेशेंस, नीचे आइएगा। डायस्पोरा दिख रहा है? सर डायस्पोरा का मीनिंग पहले समझ लो। देखो, एक आदमी किसी भी देश में गया, मान लो आपके दादाजी गए, वहां रह गए, और वहां का मिनिमम 2 जनरेशन रह गए। कितना जनरेशन? 2। मतलब दादाजी, फिर उसके बाद पापा जी हुए, फिर उनके बेटे हुए। ये लोग उस समय से रह रहे हैं। मान लो आप गए पढ़ने रसिया, रसिया में ही बस गए। रसिया में अगर बस गए तो 2 कारण हुआ, सुना ध्यान से।
अगर किसी भी कंट्री का कोई एक आदमी किसी दूसरे देश में जाए, राज्य में नहीं, ये नहीं कि राज्य वर्ड यूज कर देना, राज्य नहीं सर। और बार बार मैं एक बात बोला था, उस चीज को, छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बोला था? स्टेट। तो जब स्टेट पहले कैपिटल लिखा हुआ हो, इसका मतलब कंट्री होता है, देश। और जब छोटा हो, इसका मतलब राज्य होता है। सर बारीक चीजें ना ध्यान देना लगे, मेरी बात समझ में आ रही है? जरा नीचे आओ, राइट साइड में, राइट साइड में क्या लिखा हूं? डायस्पोरा इंक्लूड्स सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री दैट हैव रिसाइडेड फॉर मिनिमम 2 जनरेशंस। कितना जनरेशन होना चाहिए? 2 और मोर देन 2 जनरेशन। तो मिनिमम 2 तो हो, बाकी उसके बाद जितना मन करे आप रहो। नीचे आना। इंडियन डायस्पोरा आर इन साउथ ईस्ट एशिया। अब जिनको एशिया पढ़ा है उनको ये समझ में आएगा, जिनको नहीं पढ़ा हो यहाँ गोल हो जाएगा। तो इंडियन डायस्पोरा आर इन साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा, साउथ एशिया, यूएसए, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड लेस इन यूरोप, ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया वाले है ना सर, पूरे वर्ल्ड में लगभग कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। जरा लेफ्ट में एक बार प्लीज देखो। अच्छा, ये नोट्स जो लिखा हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि टफ है? सर ये समझाने के बाद और रिटर्न के बाद लिखा हुआ है ऐसा इतना तोड़ तोड़ के कि आपको बनाने का टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। नहीं तो नोट्स बनाते रहो, आप वर्किंग काम कर रहे हो, कितना भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, फिर भी आपका काम हो जाएगा। लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में क्या लिखा है? डायस्पोरा सिटीजन ऑफ वन स्टेट हु स्टार्टेड लिविंग इन अनदर स्टेट एंड सेटल्ड देयर फॉर मेनी जनरेशंस। अब जरा नीचे आना। ज्यूज, इजराइल डायस्पोरा, ज्यूज के बारे में पढ़ाया था। तो सर ज्यूज इजराइल डायस्पोरा आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इन वर्ल्ड वेयर एवर दे आर, बट इंडियन डायस्पोरा इज नॉट। इंडियन डायस्पोरा है जो ग्लोबल प्रेजेंस बट नॉट यूनिफॉर्म एंड नॉट असर्टिव। मेरी बातों को ध्यान से जरा सुनिएगा सभी लोग। इधर डायस्पोरा का मीनिंग क्या है सुन लीजिए। पहला मीनिंग है डायस्पोरा का कि कोई भी आदमी, क्या सुन पा रहे हो सब? बहुत नहीं हो रहे ना? कोई भी इंसान जो अगर इधर रहा हो, मतलब किसी भी कंट्री का, सुन लो ध्यान से प्लीज, मेरी तरफ देखना। ये 2 घंटे 4 घंटे लाइफ में सर बेस्ट मिलेगा आपको, कहीं का हो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी एक इंसान है जो किसी एक देश का है, वो किसी दूसरे देश में जाता है और उसी देश में जाकर बस जाता है मिनिमम 2 जनरेशंस, जनरेशन समझ रहे हैं, वंस। तो सर कोई 6 महीने के लिए जाके रह गया तो उसको डायस्पोरा बोलोगे क्या? तो मिनिमम 2 जनरेशंस होने चाहिए। उससे ज्यादा भी हो तो कोई तकलीफ हमें नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 हो तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? डायस्पोरा। क्या बोलेंगे? क्लियर यहां तक? एक टॉप पे देखना, एक बात लिखा होगा, ए से बी गया, दिख रहा है? बी में गया, फिर वहां रहा, सेटल्ड, स्टार्टेड लिविंग, रिप्रोड्यूसिंग, जनरेशंस एंड लिविंग। मतलब कोई भी एक कंट्री में से एक दूसरे कंट्री में गए, वहां रहे, वहां सेटल्ड हो गए और मिनिमम 2 जनरेशन से ज्यादा रहने लगा, तो क्या बोलेंगे उसको? डायस्पोरा। अब सुनना सर, मैं बोल रहा हूं एक वर्ड, मुझे बताना आप इसका मीनिंग। इंडियन डायस्पोरा, क्या मैंने इस्तेमाल किया? इंडियन डायस्पोरा। क्या सुन पा रहे हो सब? सर भारतीय प्रवासी, राइट? तो इंडियन डायस्पोरा का मीनिंग क्या है? इंडिया के वो लोग जो किसी बाहरी किसी देश में रह रहे हैं, मिनिमम कितने जनरेशन? 2। उसी का मतलब हुआ ना इंडियन डायस्पोरा। अरे हाँ है ना? अगर मैं बोलूं अमेरिकन डायस्पोरा, इसका मतलब क्या? अमेरिका का लोग जो किसी दूसरे देश में मिनिमम कितना जनरेशन रहा हो? 2। क्या सुन पा रहे हो? सर ये डायस्पोरा वर्ड हमेशा आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा, हमेशा। और डायस्पोरा का एग्जैक्ट मीनिंग पता हमें होता नहीं है। सुन पा रहे हो? अब मैंने 2-3 बातें बोली, सुनना। क्या इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है? सर ये सही बात है कि इंडियन डायस्पोरा लगभग दुनिया के हर कोने में है, लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट, क्या जहां जहां है वहां पे पावरफुल है? नहीं सर, लेकिन मैंने बोला था ज्यूज लोग हैं, जहां जहां है सर इकोनॉमिकली काफी पावरफुल हैं वो लोग, थोड़ा बहुत नहीं, काफी। और मैंने क्या बोला था आपको? ज्यूज ने चाहा तो डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया और ज्यूज ने चाहा तो डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। इसीलिए मैंने बोला था उस दिन, जो पढ़े थे तो ठीक है, नहीं पढ़े थे तो मैंने बोला इजराइल की राजधानी थी जेरूसलेम। यहां पे इसलिए सर मैप काम आता है। मेरी बात सुन पा रहे हो? क्या हुआ याद रखिए, जेरूसलेम चेंज किया गया उस मुद्दे पे बना के कि सर पहले की राजधानी जो तेल अबीब थी उसको बनाने के लिए इतना इतना बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला गया। क्या खेला गया? ज्यूज लोग, सर मैंने बोला कि दुनिया में जहां कहीं भी है, क्या है? पावरफुल के वीक? सर इकोनॉमिकली गजब के पावरफुल। इसलिए मैंने बोला था इस दुनिया में 2 लोग से कभी मत पंगा लेना, एक ज्यूज से और एक गोरखा नेपाली से। सर ऐसा मारेंगे आपको ना, आ रहा समझ में? सर ये लोग वो लोग हैं जो बहुत सताए गए हैं, इनको इतना मारा गया कि इनका खुद पत्थर का हो गया है दे, लोहा का समझ लो। और वापस जब अब ये आपको मारेंगे तो आप समझ लो चकनाचूर हो जाओगे आप।
तो दो लोग से टकराने का नहीं, कौन कौन, ज्यूज, गोरखा, नेपाली। जब मैं नेपाल का रिलेशन पढ़ाऊंगा तब आपको और वहां पता चलेगा कि हाँ यार सच्ची में गजब के लोग हैं ये लोग। सर यार इतने इसमें छोटे छोटे लोग हैं लेकिन इतने उड़ उड़ के मारेंगे ना आपको, हालत टाइट हो जानी है आपकी। दो बातें दिमाग में रखिएगा, इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में तो है लेकिन इकोनॉमिक फुल नहीं है, लेकिन ज्यूज पूरे वर्ल्ड में हैं और इकोनॉमिकली पावरफुल भी हैं। तो इजराइल का क्या था थोड़ा बता देता हूं, सुन लो। इजराइल की राजधानी पहले थी तेल अवीव। सर ज्यूज जो है अमेरिका में 40% से ज्यादा है अप्रोक्स। डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले थे, बराक ओबामा बिल्कुल लीड में थे, कोई तकलीफ नहीं था। सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने गेम खेला और ज्यूज को बोला, और राजधानी चूंकि पहले से चले थी पैलेस्टाइन और इजराइल की कहानी मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता हूं, बताया हूं आप देख सकते हैं, भेजूंगा मैं, चिंता मत करो। ज्यूज लोग का कहना था कि सर हमको राजधानी चाहिए जेरूसलेम, क्या कि जेरूसलेम एक धार्मिक जगह है। डोनाल्ड ट्रंप बोले ठीक, तुम हमको सपोर्ट करो, हम राजधानी तुम्हारा बना देंगे, लेकिन कोई बाहर का देश नहीं कर सकता। तो नियम यह है कि किसी देश का जो एम्बेसी होता है ना, एम्बेसी समझ रहे हैं, वो हमेशा किसी भी देश के राजधानी में ही होगा। जैसे इंडिया का एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो अमेरिका के राजधानी में होगा, अगर अमेरिका का एम्बेसी इंडिया में है तो कहां होगा, दिल्ली में। तो सर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीते, ज्यूज ने बोला सर अपना वादा पूरा करना है। डोनाल्ड ट्रंप जीते जीते बोले इजराइल की राजधानी को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना एम्बेसी तेल अवीव से ले जाकर सीधा कहां रख रहे हैं। और सर मैंने क्या बोला, राजधानी में ही क्या होता है, एम्बेसी। तो डायरेक्टली अमेरिका ने क्या बोल दिया कि सर जेरूसलेम ही यहाँ से क्या है, राजधानी। तो ज्यूज लोग का ये पावरफुल है सर। तभी आप सोच के देखो कि किसी देश के इतने बड़े इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे हाथों में लेके नचा दिया। और फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप गए थे वोट मांगने, फिर बोला सर ना, उसके बाद आपको तो पता ही है कौन बन गए, जो बाइडेन। तो डोनाल्ड ट्रंप को सर नकार दिया गया। उसके पीछे और भी कारण थे, कुछ पर्सनल भी मुद्दे उसमें ज्यूज ने उठाए थे। लेकिन सर यही फायदा होता है जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, तब आप देश की राजनीति की दिशा आप बदल सकते हैं। जैसे इंडिया में मुकेश अंबानी, सर कब किस करवट किसकी सरकार बननी है वो मुकेश अंबानी डिसाइड कर देगा, हाथ में लिख के दे देगा सर आपको कि बेटा अगले बार किसका होना है किसका नहीं होना। सुन पा रहे हो मेरी बात, हाँ है ना सर। अभी दो बातें मैंने बताई आपको। पहला वर्ल्ड वार 1 रिपीट कर लो जरा प्लीज, एक बार बस रिपीट करना। वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 19। वर्ल्ड वार 2 1939 1945। कोल्ड वार तो 19 क्या 46 से 1991। और सर इस बीच में क्या था, बाईपोलर था कि यूनिपोलर, बाईपोलर। 1991 में रसिया टूट गया तो अब क्या हुआ, यूनिपोलर। 1991 से 2008 से अभी तक मल्टीपोलर। और एज ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। और कोरोना ने सोने पे सुहागा और बढ़ा दिया। दूसरा मैंने बताया क्या, डायस्पोरा। क्या बताया, तो डायस्पोरा मतलब क्या बताया सर, मिनिमम 2 जनरेशंस कोई भी किसी देश में रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पक्का यहां तक समझ आ रहा है, फास्ट नहीं जा रहे अपन। अब जरा आओ और जीवन का आनंद लो। पेज नंबर नेक्स्ट 4। यहां पे आपको दिख रहा होगा अलायंस, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है। और ब्रैकेट में उसका हिंदी भी लिखा हुआ है सर, गठबंधन, मैत्रीपूर्ण समझौता। भोजपुरी में भी नहीं होता है गठबंधन प्यार के। सर अजीब अजीब मूवीज का नाम, निरहुआ चलल पाकिस्तान, आओ बताओ, ये सब सर मूवीज के नाम है। खैर भोजपुरी कल्चर अपना है, लेकिन कुछ ढंग का बना लिए। आ जाओ जरा देखना सर, ये वो वाला गठबंधन, ये दूसरा गठबंधन, ये आपको बहुत मजा आएगा। क्या सुन पा रहे हो सब, बोर तो नहीं हो रहे ना। प्लीज यहां से अलर्ट रहना क्योंकि यहां से टॉपिक ने एकदम तेजी में जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गए, इसीलिए क्योंकि कनेक्टेड है पूरा। अलायंस देख लो, राइट में देख लो, पहले राइट में दिख रहा है। अच्छा इसमें नोट्स जब मैं अभी पढ़ा दूंगा तब देखना उसके बाद कैसे चमकेगा। अभी किसी को लग रहा है जैसे शुरुआत में फर्स्ट नोट देखता तो लगता है दादा ये कैसा दे दिया नोट्स, जैसे ही जब पढ़ने लगते हो तो लगता है यार इतना इजी था, मैक्सिमम सोचते हो। अभी 2 मिनट देखना, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 कंट्रीज, ध्यान से देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आइडेंटिफाई देयर कॉमन वैल्यूज। अब यहां तक रुक जाना प्लीज, अब राइट में आना, रिवीजन फॉर एग्जाम वाले सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, पावरफुल कंट्रीज proposes for alliance to get market access and provide security protection। सुनना इधर, अब मेरी बातों को प्लीज एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा सभी कोई बारीकी से। कभी भी अलायंस जब प्रपोज किया जाता है तो 2 बातें दिमाग में रखिएगा, हमेशा पावरफुल कंट्री ही कभी भी किसी को अलायंस प्रपोज करेगा। पहले दिमाग में रख लेना, कौन सा कंट्री, पावरफुल।
तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि अमेरिका किसी कंट्री को अलायंस प्रपोज कर सकता है? अरे है ना, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। दो बातें, रसिया कर सकता है, अभी करंट में देखे तो चाइना कर सकता है, कर लेगा। तो पहली बात कि अलायंस को प्रपोज करने के लिए सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पावरफुल कंट्री ऑलवेज प्रपोजेज अलायंस। पहले यहां तक समझ पा रहे हो आप? तो पावरफुल कंट्री क्या कर देगा? प्रपोजेज अलायंस। प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, बाकी चलने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। नीचे जरा आइएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट? फॉर मार्केट एक्सेस एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। क्या लिखा हुआ है? मार्केट एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इधर इधर, अब कोई भी कंट्री जैसे अमेरिका है, मेरी बातों को सुनना, अमेरिका हमको बोल रहा है क्या? दो बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सर हमारा फेसबुक भी तुम्हारे यहां रहेगा, हमारा गूगल भी तुम्हारे यहां रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन आपको मार्केट का पूरा एक्सेस हमको देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप? मार्केट का पूरा एक्सेस हमको देना पड़ेगा। इधर देख लीजिए, सुन रहा, जस्ट एक लाइन पूरा कंप्लीट पढ़ रहा हूं, वहां पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है पावरफुल कंट्रीज प्रोपोजेस फॉर अलायंस टू व्हाट? गेट मार्केट एक्सेस एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। दिख रहा है पहले? जस्ट डाउन आइएगा, क्या है? दे यूज अलायंस एज ए टूल टू एक्सपैंड पावर। दिख पा रहा है? पक्का? सुधीर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा आप बस एक बार देख लीजिएगा, नीचे आइएगा। एग्जाम्पल में लिखा है यूएस नाटो। दिख पा रहा है? जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बाय द वे, नॉर्थ अटलांटिक का मैंने आपको क्या शेप बताया था? एस शेप। अटलांटिक का बताया था ना, एस। इंडियन ओशन का क्या था? एम। एंड पैसिफिक ओ। तो सर दिमाग में एक बार चीजों को थोड़ा रखिएगा। अब एक मिनट वहीं पे वापस आगे देखिएगा, जैसे यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये देख लो, ये एटलस दिख रहा है, ये जिनको बता चुका हूं, ठीक है? ये अटलांटिक है जो आपका एस शेप हो गया, एंड देन आपका ये एम शेप ओ। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हो? नीचे आना, नीचे। अब जरा लेफ्ट में प्लीज आइएगा, लेफ्ट में सभी कोई। अब जहां लिखे थे आप टू कंट्रीज ए एंड बी प्रपोजेस अलायंस, और उसके लिए आइडेंटिफाई 3 कॉमन वैल्यूज है, 3 कॉमन वैल्यूज। कभी भी अलायंस जब आप किसी को प्रपोज करेंगे तो उसमें 3 कॉमन वैल्यूज होने चाहिए। पहला जरा देखिए क्या है। फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, पॉलिटिकल वैल्यूज। दिख पा रहा है सर? पॉलिटिकल वैल्यूज। दूसरा है कल्चरल वैल्यूज, दिख रहा है? और उसी बीच में इकोनॉमिकल वैल्यूज भी दिख रहा होगा आपको। आप सोचो, जब किसी से आप दोस्ती करते हो तो कुछ कंडीशंस मैटर करते हैं। जैसे साइकोलॉजिकली अगर आपका मार्क्स मान लो 60% आ रहा है लेट से, तो आप जिसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम बिता रहे हो ना, उसका भी परसेंटेज ऑलमोस्ट 60, 65, 50, 55 इसके बीच में रहता है। ये सर राउंड फिगर में साइकोलॉजी कहता है कि यू आर द एवरेज ऑफ ए 5%। इंसान जो है 5% के एवरेज में होता है। अब जैसे आपके पापा की सैलरी से 20,000 30,000 के करीब है, तो उनकी जो दोस्ती होगी उनकी भी उसी लोगों से दोस्ती होगी जिनकी सैलरी 20, 25, 30 या 35 के बीच होगी। क्या सुन पा रहे हैं आप? आना जरा, कोई पावरफुल कंट्री किसी को प्रपोज अगर करेगा तो कुछ ना कुछ मोटिव तो उसका भी होगा। ऐसे थोड़ी ना बोल देगा अमेरिका कि चल इंडिया तेरे को बनाते हैं पावरफुल, ऐसा तो है नहीं सर। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए उसमें पॉलिटिकल वैल्यूज, प्लीज देखिए वहां पे देखिएगा, पॉलिटिकल वैल्यूज दिख पा रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, कोई कंट्री जो डेमोक्रेटिक है और कोई कंट्री जो मोनार्की है, मोनार्की समझ रहे हो? जहां पे राजा का शासन है, और एक जगह मान लो जहां पे चुना जाता है रूलर को इलेक्शन के द्वारा, तो इंडिया क्या मोनार्की है क्या? तो इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक। तो क्या कोई कंट्री जब किसी कंट्री को प्रपोज करेगा तो आपको क्या लगता है, वो मोनार्की को प्रपोज करेगा कि पहले देखेगा कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है? पहले तो ये देखेगा ना सर कि तू डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अगर तू है तो आजा इधर, नहीं तो जा। तो बेसिकली जब भी कोई कंट्री किसी को प्रपोज करेगा तो पहला पॉलिटिकल वैल्यूज क्या होना चाहिए उसका, कि सर 2 चीज होना चाहिए। क्या आप डेमोक्रेटिक हो तो डेमोक्रेटिक को आप प्रपोज करोगे, अगर आप मोनार्की हो तो मोनार्की को फेवर करोगे। क्या सुन पा रहे हो? इसी तरीके से जस्ट नीचे आओ, जैसे जापान जानते हो आप? जापान में पढ़ाया था 4 एल है ना, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो जापान में डेमोक्रेसी है, बाय द वे बता दे रहा हूं। तो जापान में क्या है? डेमोक्रेसी। तो क्या आपको लगता है कि जापान और इंडिया का अलायंस हो सकता है? हो सकता है? सर नीचे आओ जरा, पॉलिटिकल वैल्यूज में आपको एक बात पता चला कि अगर हम डेमोक्रेटिक हैं तो दूसरा भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जरा जस्ट नीचे आइए। दूसरा क्या इकोनॉमिकल वैल्यूज है? तो इकोनॉमिकल वैल्यूज में 2 चीज होने चाहिए। ओपन ट्रेडिंग, सुनो ध्यान से। जैसे कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि हम बाहरी देशों से ट्रेड नहीं करेंगे,
और कुछ कंट्री बोलते हैं ना यार हम इंटरनेशनली सबसे इन्वॉल्व होंगे। दोनों में फर्क है। एक कंट्री इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है, उसमें चाइना है। जब चाइना का डिटेल पढ़ाऊंगा वहां पे और पता चलेगा आपको कि चाइना चाहता ही नहीं था कभी कि वो बाहरी देशों से संपर्क रखे, लेकिन अंग्रेज ने सर वहां के लोगों को ड्रग्स देकर वहां के यूथ को ड्रग्स देना शुरू किया ताकि मजबूर हो जाए चाइना हमसे ट्रेड करने के लिए। ब्रिटिशर्स का सर इस लेवल तक का है जो आपको आइडिया नहीं है। तो इस वजह से चाइना तो इंटरनल ट्रेड करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या था, सभी से ट्रेड करना था। क्या सुन पा रहे मेरी बात? तो सर जब भी कोई कंट्री किसी को प्रपोज करेगा तो ये देखेगा ना कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं वो इंटरनली है, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, इंटरनली। या फिर मेरा अगर ओपन बॉर्डर एंगेजमेंट चल रहा है कि मैं किसी भी देश को आने दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी दूसरा देश को यही सोचेगा कि वो भी दूसरे देश को आने जाइए जी, हाँ या ना। अलायंस के लिए दो कंडीशन बताया। पहला पॉलिटिकल वैल्यूज, प्लीज रिपीट करिएगा। डेमोक्रेटिक हो तो किसको प्रपोज करेगा, और मोनार्की हो तो प्लीज रिपीट करना। ऑलरेडी मैं बता रहा हूं दिमाग में कितना है वो इंपॉर्टेंट है, आपके रूम में कितना किताब है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि लाइफ में आज तक एक किताब कोई है जो कंप्लीट मैंने पढ़ा है, आंसर इज नो। दिमाग में इसलिए रखिएगा, पीएचडी अपन कर लिए लेकिन एक किताब कंप्लीट नहीं हुआ है, सो प्लीज कंसंट्रेट करना। तो फर्स्ट मैंने दो चीज बोला, पॉलिटिकल वैल्यूज में क्या बोला कि सर अगर आप डेमोक्रेटिक हैं तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। दूसरा आप मोनार्की हैं तो दूसरा मोनार्की। एंड दूसरा मैंने बोला इकोनॉमिकल वैल्यूज, सर ओपन बॉर्डर अगर है किसी कंट्री का तो भी ओपन बॉर्डर को क्या करेगा, प्रपोज करेगा। अगर इंटरनली ट्रेड करना चाहता तो बाहरी देशों से एंगेजमेंट करना नहीं चाहता तो बाहरी देशों से वो भी अलायंस करना नहीं चाहेगा। जरा तीसरा आना कल्चरल वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल वैल्यूज में क्या है सर, अगर मान लो आपके देश में बुद्धिज्म, बुद्ध भगवान और उनकी पूजा की जाती है, और दूसरे देश में भी बुद्ध भगवान की पूजा की जाती है, तो क्या नहीं चाहोगे कि आप अलायंस हो जाए। जैसे मोदी जी देखे, मोदी ने दिमाग लगाया, मोदी जी क्या किए, ये बोले कि यार बुद्धिज्म छोड़ो, अमेरिका से कैसे मिलेंगे, अमेरिका में तो बुद्धिज्म है ही नहीं, क्योंकि आधा से ज्यादा देशों में बुद्धिज्म पॉपुलर है, जैसे कि भूटान, नेपाल, जापान, इन सब जगह पे, तिब्बत, सब जगह खूब सर चलता है बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म एक समय में बहुत ज्यादा स्प्रेडेड हो गया था। लेकिन अमेरिका में क्या चले, अमेरिका में तो क्रिश्चियन को, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है, तो क्या किए, ये कहे योगा दिवस मनाएंगे। आप समझ पा रहे हो सर, इनको कुछ मिला नहीं तो बाबा रामदेव को भेज दिया वहां, पेट अंदर पेट बाहर। तो बेसिकली आप समझना, कनेक्ट करना चीजों को। तो सर क्या हो गया इससे, यूएन ने, अमेरिका ने और यूरोप के कंट्री ने इंटरनेशनली योगा डे घोषित कर दिया जो आने वाला है। अब सर 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। अब कमाल की बात क्या होगा कि ये क्या है, कल्चरल है टाई अप की इकोनॉमिकल है टाई, और हमने अपना कल्चर सर अमेरिका पे थोप दिया, क्योंकि अमेरिका भी तो हम पे ये पिज्जा, ये हॉट डॉग, ये सब उनका कल्चर है जो उसने हम पे थोप दिया, तो हमने भी कहा हम भी थोप देंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या? तो सर अलायंस के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिपीट करिए। पहला पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिकल एंड तीसरा। सर ये तीनों चीज रटने की जरूरत नहीं है आपको, यू विल गेट कनेक्टेड। और जिसको रटना है सर गेट ओपन रहता है, चले जाओ ना। पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके रखो, क्योंकि सर ऐसे मेंस और आईएएस एग्जाम निकलते हैं, मुट्ठी भर एग्जाम निकलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। समझ पा रहे हो? तो सर दो चीज मैंने बताया था अभी। सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल में मैंने क्या बोला कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो दूसरा भी क्या होगा, डेमोक्रेटिक। तो इसीलिए अगर दूसरा कोई कंट्री इंटरनल ट्रेड करता है तो वो भी क्या करना चाहिए, इंटरनल ट्रेड। और अगर कल्चरल वैल्यूज में बुद्धिज्म या रिलीजन कोई पॉपुलर है तो भी उसी कंट्री को प्रमोट करना चाहेगा। अब जरा वापस एक बार पढ़ लो उसको, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन बाय लाइन देखेंगे उसमें। फर्स्ट पॉलिटिकल में लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी बोथ हैज डेमोक्रेसी देन वी कैन से बोथ हैज कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज। क्या समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? अगर ए और बी में डेमोक्रेसी है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का कॉमन पॉलिटिकल वैल्यू, मतलब समानता है दोनों में। चला बी, इकोनॉमिकल, ओपन इकोनॉमी, ट्रेड बेस्ड। अगर ओपन इकोनॉमी मतलब क्या हो, किसी को भी आने देता है अपने देश में, कोई दिक्कत नहीं। कल्चरल वैल्यूज, रिलीजन ओरिजिनेटेड इन ए कंट्री, एग्जांपल आर्ट, योगा, म्यूजिक एटसेट्रा। कोई भी चीज जिसका कनेक्शन बन गया तो आप अलायंस कर सकते हो, और जब कनेक्शन नहीं बने तो लेके जाइए इनको, कनेक्शन बनाएंगे। अब जरा नीचे आइए, दूसरे एग्जांपल देखिए, बुद्धिज्म दिख रहा है, तो बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट कॉमन इन जापान, सो इंडिया एंड जापान हैज कॉमन कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज। बस एग्जांपल से समझो, बुद्धिज्म तो इंडिया से ही गया है ना, बुद्ध भगवान कहाँ गए थे ये पता है ना, चलो अच्छी बात। तो बेसिकली इंडिया में बुद्ध भगवान जब थे ना तो इनको बोला जाता था बुद्धवा बुद्धवा। इंडिया के लोग सर आम आदमी, आम आदमी मतलब क्या, मैंगो मैन। सर मैंगो मैन का जितना दिमाग रहेगा उतना ही ना,
ये बुद्ध भगवान अपना तपस्या कर रहे, लोग बोल रहे बुद्धवा पागल हो गया, बुद्धवा पागल हो गया। और सुना, जैसे ये पॉपुलर, वंस द बुद्धिज्म गेट पॉपुलर इन अदर कंट्रीज, अब देखो सर क्या किया हम लोग, यही हमारी प्रॉब्लम है। जब पॉपुलर हो गए तो आज वैशाली, केसरिया और राजगीर और पता नहीं क्या क्या हमने बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तंभ सब बना दिया। और जब नहीं थे कुछ, आप सोचो कितना ताना सुनना पड़ा। प्रॉब्लम सर यही है, बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट पॉपुलर इन द वर्ल्ड। और जैसी वंस इट्स गेट्स पॉपुलर, सब इंडिया वाले बोलने लगते हैं भारत का ही तो है। जैसे गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, जैसे ही उसको सीईओ बना दिया गया, उससे पहले तक सुंदर पिचाई को कोई घंटा पूछता नहीं था। और जैसे ही बना, क्या बोल रहा है, भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के। तो सर भारतीय मूल के हो सकते हैं, लेकिन मेहनत जो उसने किया, जो सैक्रिफाइसेस करी, आपको नहीं पता। जिस फील्ड में वो है उस फील्ड से कभी उसने ग्रेजुएशन किया ही नहीं है सुंदर पिचाई ने। उसको इतनी सारी दिक्कतें आई, कभी वो मैकेनिकल से था, फिर कभी आईटी में सेक्टर, इतने सारे। मतलब सर कहने के लिए हम इंडिया वाले क्या होते हैं, जब तक कोई सक्सेस, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे ना, आप तैयारी करो, तब तक बहुत मजाक उड़ाया जाएगा आपका। बट वंस यू गेट सक्सेसफुल, वही आदमी कहेगा हम कहले रानी आई जरूर बनी। सबसे पहले वही आदमी आता है जो कितने सालों से बोल रहा था बेटा इससे कुछ हो। सुन पा रहे हो? अरे बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज समझना, ये 2 घंटे में आप इतना कुछ सीख के जाओगे, आपको आइडिया नहीं। अब सर प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये हो गया कि आप अगर देखोगे किसी भी कंट्री के साथ, तो 3 चीज अगर मैचअप नहीं करेंगे तो अलायंस प्रपोजल नहीं हो पाएगा। जरा नीचे एक बार थोड़ा देख लो, फिर एक बार इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर अलायंस 3 चीज होना चाहिए। कॉमन वैल्यूज शुड बी फुलफिल्ड। कॉमन वैल्यूज में जब बोलूं तो तीनों होना चाहिए। कौन कौन? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल। दूसरा पॉइंट, अलायंस इज ऑलवेज अ रिटन एग्रीमेंट। सर अलायंस कभी भी हवाबाजी में नहीं होती है, इट्स ऑलवेज अ रिटन एग्रीमेंट। जैसे ज्यादातर चीजें होती हैं वो स्कॉलर का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जरा नीचे एक बार आना, नीचे। इन 1949, सर अभी वर्ल्ड वार टाइमलाइन बताया था आपको, तो 1949 का क्या टाइम है? कोल्ड वार का है कि वर्ल्ड वार 2 का है? कोल्ड वार है ना? अरे हाँ है ना? तो कोल्ड वार का टाइम क्या था? 1945 टू 1991। तो सर कोल्ड वार के टाइम पे अलायंस प्रपोज किया जा रहा है। एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड। हेलो, हाँ हाँ जी बताइए। मैं क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी, ठीक है, आगे देखिएगा जरा प्लीज। तो उसमें 2 चीजें दिमाग में रखिएगा, थोड़ा नीचे प्लीज। 1949 दिख रहा है। अब सर 1949 में मैं लिखा है यूएस अलायंस, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग इसका फुल फॉर्म में रटते हैं, नाटो, सियाटो, एनजूस रटते हैं। ये बेसिकली क्या है सर? वो सारे कंट्री, ये नॉर्थ अटलांटिक दिख रहा है, वो सारे कंट्री जो नॉर्थ अटलांटिक के करीब है उनसे अलायंस प्रपोज कर दिया अमेरिका ने। अब जरा सोच के देखो, मैंने क्या बोला था अलायंस के लिए कि पावरफुल कंट्री प्रपोज करेगा कि कमजोर कंट्री? तो अमेरिका इज अ व्हाट? पावरफुल कंट्री। और उसने प्रपोज किसको किया? स्मॉल कंट्रीज को। और सर स्मॉल कंट्रीज को करके एक संगठन बनाना जिसका नाम है नाटो। अब जरा नीचे देखना, नीचे प्लीज। इट मीन्स यूएस इज पावरफुल एंड नाटो मेंबर्स गिव देयर मार्केट एक्सेस एंड यूएस विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। By this, US become more powerful economic country, so we can say alliance is a tools to expand power. इधर ईमानदारी से पहले चीजों को थोड़ा सा देखना प्लीज। मैंने बोला कि कभी भी कंट्री कौन प्रपोज करेगा? पावरफुल। यहां तक क्लियर है? और उसके लिए 3 चीज होना चाहिए। कौन कौन वैल्यूज? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। इसमें तकलीफ? नो सर। पावरफुल कंट्री क्यों प्रपोज करता है? क्योंकि सर वो 2 चीज बोलेगा आपको। क्या बोलेगा? कि तुमको सिक्योरिटी हम देंगे, लेकिन तुम उसके बदले मार्केट एक्सेस हमको दो। मार्केट एक्सेस समझ रहे हैं? मतलब जो हम बनाए, जो कंपनी बनाए, वो सब लाके कहां बेचेंगे? तुम्हारे यहां। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? ये आपको नहीं लग रहा एक तरीके से कि आपने क्या किया? दूसरे किसी को रोटी पानी खिला दिया और उसके बाद सारा का सारा सिक्योरिटी देने के बाद कंट्रोल कौन करने लगा? खुद। अमेरिका आज हमारे साथ सबसे ज्यादा बिजनेस और ट्रेड करता है, लेकिन अमेरिका ने 2-3 भी गुलाम है। कैसे? देखो जरा। आपको लगता है कि अमेरिका जो है सर हमें पूरा दे दिया, सब कुछ पैसा दे दिया, लेकिन पैसे के बदले सब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको लेके गया, पहला बात अपना कल्चर भी हम पे थोप दिया। दूसरा
अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे तो आप इंडियन गवर्नमेंट तो सोचती है ना कि अमेरिका पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सर उसने हमारे लिए सब कुछ तो अच्छा, आप लोग के दिमाग में एक बात बताओ कि क्या इंडिया आपको लगता है कि अलायंस प्रपोज कर सकता है? देशभक्ति साइड रखना अभी और रियल में सोचना जरा, रियल में थोड़ा सा देशभक्ति साइड में रखने का। सुन पा रहे मेरी बात? अच्छा मैं बोलूंगा बांग्लादेश क्या किसी को अलायंस प्रपोज कर सकता है? नहीं। अब जरा देखो इस बात को ध्यान से समझ। मैंने बोला कि इंडिया कर सकता है तो कुछ लोग मन में था सर ऐसे कैसे, मतलब औकात की बात है ऐसे। इंडिया में सर पावर है नो डाउट। क्यों? उसका सबसे बड़ा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस सर, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हरियाणा। तो सर अगर ये इंटरनेशनल वर्ड है, इंडियन नहीं है, इस देश में इस ग्रुप के साथ पूरे वर्ल्ड में लगभग मोर देन 121 नहीं मोर देन 180 अभी तक जा चुका है कंट्रीज का। मतलब इंडिया उन सारे कंट्री को एक साथ ला दिया। तो क्या है अलायंस नहीं है तो और क्या है? क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? सर 2-3 बातें प्लीज दिमाग में रखिएगा। इंडिया कैन प्रपोज द अलायंस, बट अभी जिस स्टेज में हम हैं उस स्टेज में हम सबको प्रपोज नहीं कर सकते। बस वी हैव द कैपेसिटी, वी कैन प्रपोज द अलायंस इन अ फ्यूचर। और एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब वर्ड जब यूज होगा अलायंस तो आपको समझ में आना चाहिए अलायंस मतलब क्या। 3 कॉमन वैल्यूज, पॉलिटिकल, उसके बाद इकोनॉमिकल, कल्चरल। तो अलायंस इज नॉट जस्ट ए सिंगल वर्ड, अलायंस इज अ कॉन्सेप्ट। तो अलायंस एक शब्द नहीं है सर, अलायंस एक डेप्थ है जो आपको पूरा समझना है। सुन पा रहे हो? अब मैं राइट में जो रिवीजन फॉर एग्जाम है जरा उसको पढ़ रहा हूं, कोशिश करना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जस्ट देखना एक बार, फोकस है वहीं पे, जरा देखना क्या है। पहला वर्ड मैंने बोला है पावरफुल कंट्री प्रपोजेस फॉर अलायंस टू गेट मार्केट एक्सेस एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम? दूसरा नीचे, दे यूज अलायंस एज ए टूल टू एक्सपैंड पावर। सर क्या अलायंस एक तरीका नहीं है जिससे कि आप अपने पावर को और बढ़ा सकते हो, विस्तार कर सकते हो? वही तो है सर। आपने क्या किया, छोटे मोटे कंट्रीज को बोला कि तुम पे कोई हमला करेगा तो हम हैं बेटा, चिंता नहीं करने का। लेकिन उसके बदले बोला कि अच्छा उसके बदले क्या लोगे? बोला जो सामान हम बना रहे वो सब कहाँ बेचेंगे? तुम्हारे यहाँ। तो भी सोचा क्या, ठीक है यार बेच लो तुम। और सर जब बेचेगा तो जीडीपी तो उस देश का बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली पावरफुल होगा। तो मतलब अलायंस एज ए टूल टू एक्सपैंड पावर नहीं हो गया। मतलब सर आपने क्या किया, अलायंस प्रपोज करके अपने आप को इकोनॉमिकली क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। क्या सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो जोर से बोलो यस। प्लीज तेजी में बोलना, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है ये। जरा राइट साइड में अब वापस इसके बाद नीचे देखना। एग्जाम्पल में लिखा है यूएस नाटो 1949। अगर नाटो बनाया गया सो यूएस इज क्या है? पावरफुल। मैं बोलूं यूएस ने अगर प्रपोज किया अलायंस तो क्या इसका मतलब क्या है? वो पावरफुल है। नीचे आ जाओ। रसिया ने भी सर माना हार नहीं, उसने भी एक प्रपोजल किया वार्सो 1954। तो रसिया भी क्या है? पावरफुल। तो अलायंस प्रपोज कर ही सकता है। जरा नीचे आ जाओ। नेक्स्ट 80 यूएसएसआर उसमें लिखा हुआ है इज पावरफुल। यूएसएसआर रसिया प्लस 50 कंट्रीज में टूट गया। ये सब आपको डिटेलिंग रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है उसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कुछ। सो रसिया प्रोवाइड देम सिक्योरिटी एंड गेट एक्सेस टू द मार्केट। तो रसिया ने भी क्या किया? सिक्योरिटी दी और बदले में क्या लिया? मार्केट एक्सेस। अब जरा नीचे आना, नीचे क्वेश्चन है वहां पे, सबसे आपको दिल टूटने वाला है थोड़ा। कैन इंडिया प्रपोजेज अलायंस? आंसर इज व्हाट? नो। सर दिल टूटा, बट टेंशन मत लो, आगे देखो। बिकॉज वी आर नॉट इकोनॉमिकली और मिलिट्रिकली कैपेबल, बट इंडिया हैज लीडिंग पावर एस्पिरेशन विच इज वेरी क्लोज टू प्रपोज अलायंस एंड इज कैपेबल टू प्रपोज अलायंस इन फ्यूचर। माना कि अभी हमारी उतनी औकात नहीं है सर, लेकिन कैपेसिटी क्या है? बहुत है। समझ पा रहे हैं? तो अपन करेंगे। इसीलिए बेस्ट एग्जांपल क्या रखिएगा? ISA इंटरनेशनल सोलर। इसका डिटेलिंग में आगे दिया हूँ, चिंता मत करना सर। नोट्स में वो हैंड रिटेन है सर, वो चिपकाया हुआ नहीं है, वो खुद से अपडेट करना पड़ता है। खुद से ये नहीं कि इधर का कॉपी पेस्ट इधर मार दिया। तो आप परेशान नहीं हो। उस नोट्स में जो आप लोगों को पहले दिया था और अभी दिया हूँ, क्या इस नोट्स में आपको ये लग रहा है कि टफ लिखा हुआ है? सर वो इतना तोड़ के आ गया हुआ, ऐसे स्टोरीज में लिखे गए हैं ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप नोट्स पढ़ रहे हो कि। और सारे सब्जेक्ट की स्टोरी ऐसे लिखी हुई है। कहीं लिखा हुआ है पाकिस्तान शर्म करो, कहीं लिखा हुआ है चाइना बेवकूफ कहीं का। वो सारे स्टेटमेंट यूज किया हुआ है ताकि आपको याद हो जाए उस नोट्स को। सुन पा रहे हो? तो सर अभी तक क्या पढ़े हैं जरा रिपीट कर लीजिएगा। पहला हम लोगों ने आज पढ़ा था टाइमलाइन। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945, उसके बाद कोल्ड वॉर 1946 टू 1991, 1991 से 2008 क्या? पोस्ट कोल्ड वॉर
एंड देन वर्ल्ड क्या था, यूनिपोलर की बाइपोलर, यूनिपोलर ना। और 2008 से आज तक क्या हुआ, मल्टीपोलर। आज कौन कितना पावरफुल हमें पता नहीं है। सो एज ऑफ अनसर्टेनिटी, और कोरोना ने सर एज ऑफ अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया। दूसरा पढ़ा डायस्पोरा, क्या पढ़े, डायस्पोरा में क्या बोला, कोई भी आदमी किसी दूसरे में मिनिमम 2 जनरेशन रहा हुआ होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, डायस्पोरा। तीसरा कॉन्सेप्ट अलायंस, क्या पढ़े, अलायंस। मैंने बोला सर हमेशा पावरफुल कंट्री किसी को प्रपोज करेगा, क्यों, ताकि उसको सिक्योरिटी दे और बदले में उसका मार्केट एक्सेस दे। यहां तक क्लियर। और अलायंस प्रपोज करने से पहले हमेशा याद रखिएगा इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, ये हवा हवा में बात नहीं होता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज होने चाहिए। कौन कौन से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल वैल्यूज, तभी अलायंस प्रपोज किया जा सकता है। यहां तक ठीक है। जरा एक स्टेप थोड़ा नीचे आना और जीवन का आनंद लेना, पेज नंबर 5 आगे। अब सर आपको मिलेंगे जीवन के आनंद, देखना जरा ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया क्या, अलायंस। उस पेज पे आपको क्या मिल रहा है, एसपीए मिल रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या सभी को मिल रहा है, हाँ ना, तो बोलो सर। देखना इधर प्लीज, समझना, कनेक्टेड है ये एसपीए। क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलायंस। तो अलायंस और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो सुनो इधर, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत स्लाइटली। अलायंस के सारे फीचर्स इसमें आएंगे, लेकिन याद रखिएगा यहां पे जब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दोनों का सिक्योरिटी अपना सर ठीक है, मतलब दोनों अपना अपना रक्षा कर सकता है, उसको किसी दूसरे की रक्षा की जरूरत, बाकी उसके बाद उसके पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल और कल्चरल वैल्यूज मिलने चाहिए। मेरी बात वापस सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, वहां पे क्या हो रहा था, पावरफुल कंट्री प्रपोज कर रहा था किसको, सिर्फ वीक और स्मॉल कंट्रीज को, जो का मोटिव क्या था कि सर वो चाहता था कि मार्केट एक्सेस मिले और छोटे कंट्रीज को क्या मिलता था, सिक्योरिटी। मैं यहां बोल रहा हूं दोनों अपना अपना सिक्योरिटी निश्चित करके रखें। सर हमारे पास भी राफेल है, चल तेरे पास भी कुछ है अपना, कोई दिक्कत हमें नहीं है, दोनों अपना अपना सिक्योरिटी रख लिए। अब बातें होंगी सर डेवलपमेंट की, किस चीज की, इधर इधर इंडिया जापान। सर इंडिया भी अपना रक्षा कर सकता है, जापान भी अपना रक्षा कर सकता है। इसीलिए जो आपको बुलेट ट्रेन, जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, वो डेवलपमेंट सर जापान से आया। क्यों, क्योंकि हम दोनों को अपना सिक्योरिटी सर सुरक्षित है, हमें किसी को किसी का नहीं चाहिए सुरक्षा करने के लिए अपने देश का। और हम पे कोई आक्रमण करता है तो हम है ना सर सेल्फ रिलायंट, जवाब देंगे अपन, और उधर बैठे है। तो अब हम क्या बातें करेंगे, सिक्योरिटी से ऊपर की बातें करेंगे। क्या सुन पा रहे मेरी बात, जैसे इंसान सर साइकोलॉजिकली जिसके पास साइकिल है वो बाइक के बारे में सोचेगा, जिसके पास बाइक है वो कार के बारे में सोचेगा, और जिसके पास कार है वो बेस्ट कार के बारे में सोचेगा। दिस इज द साइकोलॉजिकल हायरार्की। उसी तरीके से जब आपका सिक्योरिटी हो जाएगा, जब किसी का रोटी चावल जब फिक्स हो जाता है सर ना, तभी वो पिज्जा खाने का सोचेगा। मेरी बात सुन पा रहे हो, हालांकि पिज्जा इज नॉट इंपॉर्टेंट टू ईट, पिज्जा खाने के लिए सर जरूरी नहीं है, लेकिन सर एक सामाजिक तो प्रेशर बन ही जाता है ना कि आज तक अपन पिज्जा नहीं खाए, एक सामाजिक दबाव तो बन जाता है। तो जो कोई आके बोला आज तक नहीं खाई तो कहना इधर इधर खोपचे में आ, और उनको प्यार से बताना कि सुन भाई तू ना 1 महीने कंटिन्यूअस पिज्जा खा के दिखा दे। आप सुन पा रहे हो सर, दैट इज अ थिंग जो टेम्पररी सेटिस्फाई करता है आपको, लेकिन क्या 1 महीने पिज्जा खा पाओगे, नहीं सर। खा लो सर, इतनी ओबेसिटी हो जाएगी ना चल नहीं पाओगे आप। दिल्ली में क्या है सर, यही प्रॉब्लम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में यही प्रॉब्लम है, खा खा के सर पूरे हो गए भैंस। मुझे किसी के, मेरा खाते नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि सर आप जब खाते हो और उसी खाने को फिर एडजस्ट करने के लिए जिम क्यों जाते हो। आप पहले ही इतना कंट्रोल में खाओ ताकि आप मैनेज कर पाओ। अब एक बार ज्यादा खा के फिर कंट्रोल कर लिए तो बात तो ये होगी, पहले आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर अब पैसे इस बात पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि अब थोड़ा बैलेंस में आ जाए। लॉजिक देखो सर, कहां जा रहा है पैसा। गरीब और अमीर के पास सर पैसे की कमी नहीं, याद रखिएगा। गरीब अमीर, गरीब इसलिए है क्योंकि पैसे गलत जगह पे खर्च होते हैं। बार बोलता हूं ना, किताब पे खर्च नहीं होगा, मोबाइल होगा होम थिएटर घर में। इसीलिए मैंने बार बार बोला, जब मोबाइल खरीदना होता है, दोस्त लोग होते हैं ना, दोस्त लोग मोबाइल खरीदना होता है, पैसे कमी है, बोलेगा अरे लेके आया 5,000 दे भाई, ये बोला अरे नहीं, अरे तू कहीं से ला। सर बैचलर लोग ना अलग टसन में होते हैं, मोबाइल खरीदने समय अलग टसन होता है बैचलर का। अरे कैसा दोस्त है यार, तू 5,000 मिले नहीं अरेंज कर सकता, ऐसी सी बातें होंगी। जैसी किताब खरीदने के लिए बोलो, पता है क्या बोलेगा, भाई देख तो सेकेंड हैंड है क्या। पहले पूरे गांव में पूछा जाता है सेकेंड हैंड बा कि ना बा। अरे गलत बोल रहा हूं क्या।
और जब सेकंड हैंड नहीं मिलेगा तब कहता है अरे यार खरीदना पड़ेगा। इतना दुख से बोलता है ना सर, लगता है पाप हो गया। सुन पा रहे हो? देखो मुझे पता है कि गर्मी है, परेशान मत होना, लेकिन मैंने एक बात बोला है आपको, इस लाइफ में 3 चीज कभी महसूस मत करना, गर्मी, ठंडी और बेइज्जती। जितना ज्यादा महसूस करोगे उतना ज्यादा लगेगा, इसलिए महसूस करने का। सुन पा रहे हो प्लीज? अच्छा बोर तो नहीं हो रहे ना? तो अभी तक डायस्पोरा के बाद अलायंस पढ़े, एसपीए में मैंने क्या फर्क बताया कि सर यहाँ पे सेम कुछ होगा, लेकिन सर किसी को किसी दूसरे की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या? इंडिया, जापान। एग्जाम्पल ये देखो, कनेक्ट करोगे, पेज नंबर 5 पे देख लो एक बार जरा। नेक्स्ट आपको दिखो वहां पे एसपीए कॉमन वैल्यूज होने चाहिए। कॉमन वैल्यूज क्या क्या? बोलो, रिपीट करो। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल। सर बोलना जरूर, मैं बता रहा हूं, नीचे आना। दूसरा, फॉर एसपीए बोथ हैज कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड डोंट रिक्वायर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो किसी को किसी की सिक्योरिटी के लिए जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ। इसीलिए एसपीए के अंदर भारत और जापान में क्या क्या हुआ? तो कोऑपरेशन इन एवरी डायमेंशन, सिक्योरिटी प्रोडक्शन को छोड़ के, मतलब हम हर जगह पे आपको कोऑपरेट करेंगे। सिक्योरिटी में हमारी कोई हस्तक्षेप आपसे, मतलब आप अपना रक्षा करो, हम अपना रक्षा करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं क्या करना है। सुन पा रहे हो? तो जरा देखो नीचे क्या क्या मिला। पहला, पॉलिटिकल, तो इंडिया भी क्या है? डेमोक्रेटिक, और जापान भी क्या है? डेमोक्रेटिक। जरा इकोनॉमिकल, दोनों ओपन इकोनॉमी है। तीसरा, कल्चरल, सर बुद्धिज्म यहां भी है पॉपुलर, वहां भी पॉपुलर। नीचे आ जाओ, बोथ कैन प्रोटेक्ट नॉन सेल्फ, और दोनों अपने एक दूसरे का रक्षा कर सकते हैं। सुन पा रहे हो? प्लीज नीचे आइएगा। सो इंडिया जापान हैज मल्टीपल डायमेंशन, लाइक पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान हेल्प किया टू मेक ए स्मार्ट सिटी इन इंडिया। जरा नीचे आओ, नीचे। बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा कॉपरेशन किएगा। सी, बुलेट ट्रेन जापान की देन। आइए डी, डिफेंस डायमेंशन, सेल्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट भी इंडिया को दिया गया। सर यहां क्या हो रहा है? यहां क्या मार्केट एक्सेस और सिक्योरिटी की बात हो रही है क्या? नहीं सर, इन सबसे ऊपर की बात हो रही है कि अब हमारा सिक्योरिटी और तुम्हारा सिक्योरिटी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात कर। जैसे सर आप क्या सोचते हो कि यार देखो रोटी पानी अपना है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आइए सोचते हैं अपना। आप समझ पा रहे हो? 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अपना सर यार खाना कमाना तो ठीक है, 9 to 5 का ड्यूटी है, खाना आए कमाए सो गए। यार आईएएस तो सोचो कम से कम। और मैं बार बार बोला हूं कि लाइफ में हर इंसान को एक बार आईएएस की तैयारी करना ही चाहिए, चाहे वो किसी एज में हो। क्योंकि जो इंसान आप बन जाओगे ना इस सिलेबस के अंदर, वो सर आप कोई और एग्जाम नहीं बना सकता आपको। बस यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। आईएएस को देख के आप आइडिया लगा लोगे कि ऑफिसर है। गाँव में अगर कोई आदमी ना चला जाए, नॉर्मली लोग देख के बता देंगे कि ऑफिसर है सर। उसके उन एम्बेसडर से नहीं भी जाए तब भी बता देंगे लोग। एम्बेसडर जाने के बाद तो अलग ही लेवल का टसन हो जाता है, लेकिन फिर भी क्यों सर? नॉलेज जो है वो आपके फेस और आपकी पूरी पर्सनालिटी पे दिखती है। कितना भी छुपाना चाहोगे कि नॉलेज बढ़िया ले ले, किसी को बताए नहीं, पॉसिबल नहीं है सर, वो पता चल ही जाएगा। तो होता है ना, बहुत सारे मेरे पास बच्चे भी आते तो बोले कि हम दूसरे को नहीं बताएंगे, हमको बहुत बढ़िया मिल रहा है यहाँ, हम दूसरे को नहीं बताएंगे। सर वो कोशिश करता रहा और उसके सारे दोस्त आ गए, उसको भी नहीं पता था कि उसका दोस्त यहाँ आगे पढ़ रहा है। नॉलेज की ब्यूटी है कि सर नॉलेज आप जितना दोगे उतना मिल जाएगा, और जितना नहीं बताने की कोशिश करोगे उतना ही साम। उसको पता चला अरे हरामखोरी 15 दिन में कैसे बदल गया, उसको लगने लगता है इसमें बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव सर एजुकेशन से आता है, खा के बदलाव नहीं आता। खाने का बदलाव तो सबको पता चल जाता है। जरा नेक्स्ट स्टेप एसपीए के राइट में देखना, राइट में रिवीजन फॉर एग्जाम। एसपीए इज अ रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू cooperate on multiple dimension except security protection but can do defense sales। अच्छा वाकई में बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर समझ में आया जोर से बोलो यस और नो। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा? प्लीज सुनना। मैंने बोला अलायंस में और एसपीए में क्या फर्क है? अलायंस में एक दूसरे का हमको सिक्योरिटी देते हैं और उसके बदले क्या मिलता है? मार्केट एक्सेस। लेकिन यहां पे क्या है? दोनों का सिक्योरिटी ठीक है, अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे तो याद रहेगा इंडिया और जापान। इसलिए सारे स्मार्ट सिटी सोच रहे हैं, ठीक है? बुलेट ट्रेन के बारे में अपन सोच रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर बातें तो इसी बात पे होती थी। यार मैं बार बोल रहा हूँ, चाइना हमें जानबूझ के फंसा देता है बॉर्डर में। चाइना को पता है सर कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, उसको पता है कि सर इतना पोटेंशियल है इंडिया में, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। अजब किस्म के मेहनती लोग हैं, लेकिन सर वो जानबूझ के बॉर्डर के विवादों में सुलझा देता है। मतलब ऐसा वैसा ऐसा उलझाएगा ना कि आप सुलझोगे नहीं। और इसलिए कोरोना के समय सर बार बार लद्दाख, कभी नेपाल, कभी कुछ कर देता था वो, क्योंकि वायरस से तो अपना कुछ हुआ नहीं, सोचा कि बॉर्डर से ही कुछ कर देते हैं। अब जहां देखो सर जो मेहनती करता हो, यहाँ सर लेबर लोग चाहे जो भी लोग, हर इंसान
सर यहाँ का कैपेसिटी इतना सहने का है सबका ना कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वायरस आए वायरस ऊपर ही रह जाता है वायरस। इतना मेहनती सब है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सर उतना हाई क्वालिटी का कहाँ गया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अभी भी उतना ही है। हम बढ़ेगा, हाँ हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेगा भी, लेकिन सर सोच के देखो कॉमन सेंस से, हम ही कितना डेवलप करेंगे जितना अमेरिका डेवलप करेगा। तो जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप कर चुका, हम आइडिया तो लगा सकते हैं कि हम भी एक दिन वैसा हो पाएंगे। तो सर मेहनत करने का बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए सोचा चाइना वाला कि कोरोना से इंडिया वाला मरने वाला नहीं है, तो ये सबको बॉर्डर के विवाद में सुलझाओ। वो देखा ये सब धूपे में सर मेहनत कर रहा है इतना, ये सबको क्या होगा, चाइना वाला समझ गया। इसीलिए सर उसने कहा कि पहले लद्दाख को बोलो, लद्दाख पे उधर करवाओ, फिर नेपाल को बोलवाओ, नेपाल ने बोलना शुरू कर दिया इंडिया के खिलाफ। तो इस ढंग से चाइना उलझाता है हमें, लेकिन इस बार हम समझदार थे सर। इस बार पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री ना इतना अलर्ट था कि बार बार एकदम बॉर्डर पे जाके एक ही स्टेटमेंट देता था, अगर अब की बार हुआ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब सर उधर राजनाथ सिंह अलग टसन में, इधर आओ अलग टसन में, भाई और बहनों हुआ इस बार हाथ पार। इसलिए हम लोगों ने बेसिकली सर ये तरीका है, अगर आप एक बार 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 अगर एक बार झुक गए, मैं आपको पढ़ाऊंगा 1962 चाइना कॉन्फ्लिक्ट। सर 1962 में एक आर्मी की गलती से इतना ज्यादा दिक्कत हुई जिसका अंदाजा नहीं है आपको, लेकिन आज के समय में इंडिया इस बात को जानता है कि चाइना अगर हमें मार सकता है तो सिर्फ वो हमें बॉर्डर के विवाद में उलझा के मारेगा, बाकी कोई और तरीका नहीं है उसके पास। चाइना को भी पता है अच्छे से, इंडिया को भी जानते, इसीलिए सर अलर्ट रहिएगा, बातों में नहीं आइएगा। राइट साइड में देख लीजिए क्या लिखा है, पेज नंबर जरा 6 पे आना। तो अभी तक हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, क्या क्या बोलो जरा, अलायंस और एसपीए। तो अलायंस और एसपीए में क्या फर्क है, अलायंस में सिक्योरिटी की जरूरत है, एसपीए में सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सुन पा रहे हो सर, एक बार यहां आना, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज एंड ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग, पेज नंबर 6 दिख रहा है। तो ज्वाइंट नेवल हिंदी में लिखा हुआ है संयुक्त नौसेना अभ्यास और संयुक्त नौसेना गश्त, जिसको पेट्रोलिंग बोलते हैं ना आप लोग। तो सर दोनों में फर्क है, एक है अभ्यास और दूसरा में है क्या, गश्त। जरा देखो पेट्रोलिंग में, तो पहली बात राइट साइड में देख लो जहां रिवीजन फॉर एग्जाम लिखा है, इजी समझ में आ जाएगा। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इज द एक्सरसाइज बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। स्टेट्स मैंने क्या कैपिटल एस यूज किया हुआ है, स्टेट्स में जब कैपिटल एस यूज हो तो उसका मतलब क्या होता है, कंट्री। जब स्मॉल एस यूज हो तो क्या होगा, राज्य। सुन पा रहे हो, जैसे मैं बोला इंडिया इज ए स्टेट लिखा रहता है, अमेरिका इज ए स्टेट, तो द हिंदू में लिखा रहता है ये। और जो पढ़े लिखे नहीं बोलते इसको पढ़ना, हिंदू वालों को नहीं आता छापने, लिख दिया इंडिया इज ए स्टेट। सर उस स्टेट का बेसिकली मीनिंग क्या है, कंट्री। और आम आदमी को लगता है कि इसको इसी को नहीं आता, तब हिंदू वाला भी हंसता रहता है कि पहले भी तो वही था आज भी वही है, ये देख लो। तो इट इज एक्सरसाइज, प्लीज वहां देखिएगा, इट इज एक्सरसाइज, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा वहां पे, इज द एक्सरसाइज बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स दैट हेल्प डेवलप साइनर्जीज एंड इंटरऑपरेबिलिटी। देखो आप सोच के बताओ, जैसे अभ्यास होता है 2 कंट्री के बीच में होता है ना, नौसेना अभ्यास होता है, फिर उसकी आर्मी उसके साथ लड़ती है, फिर ये क्यों होता है, 2 तरीके से। एक पहली बात, अगर आप अभ्यास करोगे तो एक तो आपको ट्रेनिंग दूसरे से सीखने को मिल जाएगी, प्लस दूसरा सर जैसे जापान में हम जापान से अभ्यास करते हैं, जापान से इसलिए करते हैं क्योंकि जापान में सुनामी और ये सब हमेशा आते रहता है, तो जापान से हम टेक्नोलॉजी में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर सुनामी हमारे यहाँ भी आए और लड़ाई हो रहा हो तो हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम उनसे नहीं करें अभ्यास तो क्या हमें पता चल पाएगा, कभी क्या नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए सर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज होते हैं, ताकि हम एक दूसरे के बारे में जान सके और टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। लेकिन ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग अलग है, नीचे देख लो, ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग 2 और मोर कंट्रीज डू पेट्रोलिंग टू मैनेज सिचुएशनल वेरिएबल्स। ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग के लिए दिमाग में रखिएगा, इसलिए किया जाता है, गश्त किस लिए होता है कि कुछ गड़बड़ सरबड़ ना हो। अब जैसे समुद्र में समुद्री लुटेरे भी तो होते हैं, सी पायरेसी भी तो होता है सर, जबरदस्त लेवल का सी पायरेसी होता है। अब मैं ऑलरेडी नेवी में और वहां पे काम करके आया हूं 3 मंथ मोर देन, लेफ्टिनेंट था उसके बाद भी वहां काम किया हूं, तो मुझे सर अच्छे से पता है कि वहां पे क्या होता है, बहुत ढंग का। और सर नेवी का एक रूल होता है, मैं आपको बता दूं, नेवी का सिंगल 1 and 1 रूल है, दैट इज इफ दिस इज अ बॉर्डर लाइन, अगर ये बॉर्डर लाइन है, इधर इसके इधर मेरी है और उसके उधर तेरा है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है सर, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है, उड़ा दो, क्लियर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद वकील वही होता है नेवी का, वो जाके बाद में बात करेगा, पहले एक ही स्टेटमेंट है, इफ यू क्रॉस द बॉर्डर डिस्ट्रॉय इट। उसमें सर कोई भी नहीं होता है पूछने का, नहीं कौन रे, वो पूछने का नहीं है सर, उधर पहले मारने का, क्योंकि सर सी पायरेसी नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है।
इसी वजह से नेवी पे ज़्यादा कमांड करने के लिए इंडिया चाहता है, इसलिए ज़्यादातर एग्जाम्स नेवी के होते हैं ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंजीनियरिंग में वहाँ पे करवाए जाते हैं। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पेट्रोलिंग में और एक्सरसाइज में फ़र्क है। आप मुझे बताओ, जो सही बता देगा मैं अभी कार दूंगा उसको, ठीक है, प्लास्टिक वाला। अलायंस के लिए प्लीज़ सोच के बताना, आप सब अभी तक एक लेवल पे हो, सबका माइंड अच्छा है। क्या आपको लगता है कि पेट्रोलिंग करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज करने के लिए अलायंस की जरूरत, पहले सोच लेना, ऐसे नहीं सर हाँ ना, यू मस्ट हैव अ लॉजिक रीजन। तो क्या आपको लगता है कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करने के लिए, अभ्यास, युद्ध सेना अभ्यास करने के लिए अलायंस की जरूरत होगी ही होगी? किस किसको लगता है, सोच लो आंसर। किस किसको लगता है कि सर अलायंस की जरूरत होगी, हाथ खड़े करो। किस किसको लगता है अलायंस की जरूरत नहीं है? और किस किसको लगता है सर हमको पता नहीं? आप सुनना मेरी बात, लेफ्ट साइड में देख लो, लेफ्ट में देखना। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज ए एंड बी एक्सटेंड देयर नेवल डॉक्ट्राइन by sending their navy into water. Advantage, both A and B can learn how to fight during crisis. Japan, India. Japan is a tsunami country, so India can learn how to cope with tsunami. मतलब सुनामी से कैसे बचते हैं। जरा नीचे आओ, सब एक एक चीज लिखा हुआ है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। नीचे लिखा हूँ, फॉर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन पेट्रोलिंग इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अलायंस विथ एनी कंट्री। सर युद्ध अभ्यास करने के लिए अलायंस की क्या जरूरत है भाई? और गश्त करने के लिए अलायंस की क्या जरूरत है? गश्त की जरूरत तो हर किसी को है। आप सोच के देखो, अगर इंडियन ओशन जब मैं बोल रहा हूं या अटलांटिक ओशन बोल रहा हूं, तो कोई भी कंट्री अपना अपना तो अपने हिसाब से बॉर्डर लाइन रखेगा। वो गश्त क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसके सीमा में कोई दूसरा ना आ गया हो, या किसी और की सीमा में वो भी नहीं चला गया हो। जैसे आपको मैं श्रीलंका के समय पढ़ाऊंगा आईआर में, इसी में तो बताऊंगा क्या कि मछुआरे सर उनको बड़े बड़े मछली के चक्कर में वो इंडिया में आ जाते हैं। अरे श्रीलंका देख रहे हो, इंडिया से जस्ट नीचे है, टंगा हुआ है नीचे। अरे नहीं है, इसको पकड़ गया ऐसे सर श्रीलंका यूं है, अगर इंडिया ने थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया बाहर। अब वहां पे जो आईएफएस ऑफिसर बनते हैं ना इंडियन फॉरेन सर्विस का, उनका सर यही काम होता है। सिद्दत मूवी देखो, सिद्दत नहीं देखो, नया मूवी आया था ना सिद्दत, तो देखा सब होगा, बता नहीं रहे तो उसमें एक आईएफएस ऑफिसर का है, उसमें रोल दिया गया है जो उसको बचाता है। तो आईएफएस जो भारतीय विदेश सेवा होता है, तो उसमें राजदूत जब बन के जाते हैं इंडिया की तरफ से, तो आपका काम ये भी होगा सर कि मछुआरा को इधर ले आओ और मछुआरा को उधर ले जाओ, क्योंकि इंडियन मछुआरा भी मछली ढूंढते ढूंढते कभी कभी श्रीलंका के बॉर्डर पर क्रॉस कर जाएगा और श्रीलंका वाला कभी कभी इंडिया में क्रॉस कर जाएगा। अब इस बात को समझ के आप रखना है कि सर ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि क्या अलायंस के लिए ये जरूरी है कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज और पेट्रोलिंग भी होना चाहिए, या फिर क्या ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज के लिए जरूरी है कि किसी के साथ अलायंस होना चाहिए? तो सर नहीं, देखो इंडिया चाइना के साथ भी अगर करता है युद्धाभ्यास, तो इंडिया और चाइना का अलायंस नहीं है। इंडिया और अफगानिस्तान करते युद्धाभ्यास, तो उसके साथ अलायंस की जरूरी नहीं है। मतलब सर गश्त के लिए या युद्धाभ्यास के लिए क्या अलायंस की जरूरत है? क्या नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग क्या है? पेट्रोलिंग है कि जब क्या करते हैं सर, व्हेन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज आपस में अभ्यास करते हैं। क्यों? ताकि एक दूसरे का नॉलेज ले सके, एक्सपीरियंस ले सके, ताकि उनको पता चले कि हमारे साथ भी कभी सिचुएशन ऐसा हो तो हम कैसे फाइट कर सकते हैं। और पेट्रोलिंग गश्त इसलिए किया जाता है कि हमारी सीमा का सब कुछ सुरक्षित है या नहीं है, सब ठीक ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा। लेकिन इन दोनों के लिए हमें अलायंस की जरूरत है क्या? नहीं है सर। नेक्स्ट आना प्लीज, पेज नंबर 7। छोड़ दू क्या, इतने रहने दू? नहीं पढ़ाऊं? चलो ठीक है, आगे आ जाओ। अब जरा देखो कॉन्फ्लिक्ट, देखो अपने को जो करना अपन करेंगे, बस पूछ लेते हैं, ठीक है? पाकिस्तान के साथ कभी एक्सरसाइज होता है? पाकिस्तान के साथ देखो आपने इतने हम लोग आपने इतने मस्त कंट्री का नाम बोला है ना, बाय गॉड ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि सर पाकिस्तान है, इसको मतलब जहां मिले ना वहीं पकड़ के मतलब उसको। लेकिन सर क्या है, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आम आदमी के बीच पाकिस्तान कॉमन है। आपको आगे पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि हम सर पाकिस्तान को मार के ना खूब खुश हो रहे होते हैं। अरे दम है तो चाइना को मार के दिखाओ। अरे समझ में सर हम लोग क्या करते हैं, और आम आदमी है तो मैंगो मैन लोगों को यही समझ में आता है। हम नहीं समझ रहा हूँ, मैंगो मैन उनको लगता है क्या पाकिस्तान को मारा, थप्पड़ी 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 तो मार दिया। चाइना जैसे उधर से कुछ बोलता है, इंडिया बोलता है हम लोग बात से सुलझाएंगे क्या बोलता है? बात से सुलझाएंगे। सर उसको नहीं पता कि डैश के भूत डैश से सुलझते। आप समझ पा रहे हैं?
देखिए सर, चाइना का आपको इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि चाइना कभी भी शांति से सुलझ ही नहीं सकता। चाइना का बर्थ हुआ है, याद रखिएगा, किसी देश का इतिहास बहुत मैटर करता है। हम लोग क्यों इतने अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस सर, हमारा कितना भी गुस्सा भी हो जाए, कितना भी दुश्मनी हो जाए ना, फिर भी अपन दुश्मन को पानी पिला देते हैं सर। रामायण, और वहां से इंडिया का जन्म हुआ है, जहां हम बचपन से रामायण महाभारत और इन सब चीज को सुन के हुए हैं। चाइना में सर यही सुन के हुआ है पैदा सब बच्चा। क्या सर, कब किसको कितना मार रहे हैं, किधर कितना विवाद खड़ा कर दें। अब वापस ये जो पढ़ाने वाले विवाद ही हैं, पेज नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जरा देख लो। लिखा है मैंने कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। क्या लिखा है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं ना, विवाद। तो सर कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट से समझना। ये देखो, ये बिना इसके काम नहीं होगा भैया, देखना इधर। आप सबसे पहले समझना, इंडिया यहां है ना, जस्ट ये रहा चाइना। महसूस करना, इंडिया और चाइना बेचारे दोनों साथ साथ है, भाई भाई अपन इधर, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अभी क्या हुआ, ये मैं आपको हालांकि डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। इंडिया और चाइना के बीच में लोगों को लगता है कि 1962 में वार हुआ था। क्या हुआ था सर? याद रखो एक बात, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आज तक कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडिया चाइना के बीच वार हुआ है। और हम मेंस में वही लिखेंगे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। हम ये नहीं लिखेंगे कि सर जो आम आदमी बोलता है या जो न्यूज वाले बोलते हैं। ऑफिसर्स और आईएएस की तैयारी गूगल से नहीं होती है और मीडिया से नहीं होती है। सुन पा रहे मेरी बात? आईएएस अगर मीडिया का सुन कर रहेगा तो आईएएस क्या कर पाएगा? तो सर बोले को वार नहीं था तो क्या था? जैसे आप लोगों को याद है ना कि सर 1962 में हुआ था, इतना तो याद है, इतना तो सुनते हो गए। सर चाइना ने अच्छा खासा हड़पा था हमारा जमीन, थोड़ा मोड़ा नहीं, लगभग राजस्थान जितना बड़ा है, अप्रॉक्स उससे ज्यादा। और सर राजस्थान हमारे इंडिया में अच्छा खासा बड़ा है, सबसे बड़ा वही है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सर इतना बड़ा एरिया सर कैप्चर किया, मजाक थोड़ी ना है। लेकिन सर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग से, प्लीज समझिए, ये सब हमें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, ये सब रॉ एजेंट का है। मैं आपको दिखा दूंगा, आप जाके कहीं बुक में पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा सर, कहीं नहीं मिलने वाले, सब एक्सपायर। मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस, आप जो राजीव वहीर की बुक पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं सर, ऑलरेडी वो रॉ में भी काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनकी किताब नहीं है। जो आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, आप देखिएगा राजीव वहीर का है, जो ऑलरेडी सर आईएफएस ऑफिसर, फिर आईपीएस थे, उसके बाद फिर उनका प्रमोशन करके रॉ में वो काम कर रहे हैं। सर ये रॉ और रिटायर्ड रॉ का स्टेटमेंट है, आप आईए के किसी भी बुक में जाकर देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, गारंटीड। अब लोग सर आपको कहाँ पता है? सर कुछ चीजें पता होने के लिए आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, सिंपल सा रीजन है, आप जाकर कहीं खा लो छानो। तो क्या हुआ इधर देखना, 1962 में क्या हुआ, इंडिया बार बार एक चीज को बोलता रहा, मैं पढ़ाऊंगा मैकमोहन लाइन और अर्धक लाइन। क्या हुआ, इंडिया बार बार अपना मैप दिखा दिया कि ये मेरा एरिया है, चाइना बोला है मेरा है। सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत कुछ हो जाता है, ना चाइना ने बात किया इंडिया से, ना इंडिया ने बात किया चाइना से। चाइना को सुनो, चाइना को ये लग रहा था कि इंडिया मानता है कि ये एरिया उसका है, और इंडिया को लगता था कि चाइना मानता है कि वो इसका एरिया है। दोनों में से किसी ने बात ही नहीं किया, मीटिंग हुई लेकिन किसी ने बात को छेड़ा ही नहीं। अब कमाल की बात है कि इंडिया ने सर चाइना को घेरने के लिए एक स्ट्रैटेजी बताया, सुनना ध्यान से, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी। क्या थी देखना, यहां पे कमाल का बात एक हुआ कि इंडिया के डिफेंस और मिलिट्री में बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, और बोला क्या कि सर आप जाके बॉर्डर पे पहले जाके मिलिट्री पोस्ट नहीं बनाएंगे। सुना इधर, मान लो ये चाइना रहा, क्या सभी सुन पा रहे हो? सर जोर से प्लीज बोला, या सुनो एक बार और जोर से। यार बच्चों में बुढ़ापा वाला कहानी मत करिए, ठीक है? वंस मोर, सभी का आना चाहिए। क्या मैं आगे पढ़ाऊं? यस और नो? नाउ इट्स ओके फाइन। नहीं था, ये देखो सर, ये चाइना रहा, प्लीज सुनना, इंडिया के मिलिट्री को बोला गया, देखो क्या गलती हुई है सर, गजब लेवल की, कि पहले आप यहां पे पोस्ट नहीं बनाओगे, आप पहले पीछे पोस्ट बनाना, और उसके बाद इसको जब बना लो तब यहां पे पोस्ट बनाना, ताकि सर हम सपोर्ट कर सकें। सर आर्मी को देखो कहां फेलियर हुआ, आर्मी ने इसको पहले नहीं बनाया, इसको बना दिया। चाइना समझ गया इंडिया का क्या मंसूबा है भाई, वो सर समझ गए कि पहले यहां पे क्यों बना रहे हैं। अब चाइना जैसे ही समझा सर, उसने पूरे हर जगह बॉर्डर पे हमें घेर लिया। 1962 इज अ वेरी मच मिसअंडरस्टैंड एंड मिसकम्युनिकेटेड, जिसमें डिफेंस और इतने हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मीटिंग हुई थी, उसके बावजूद सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पूरा हवाला हुआ। फिर इंडिया जैसी इसकी आर्मी गई पेट्रोलिंग करने सिक्किम में, गोले बरसाने शुरू कर दिए चाइना ने।
और उसके बाद सर हमारे पास इतनी थी नहीं कैपेसिटी, घुसता गया चाइना। और सर मैं बोलूं असम, तो आपको समझ में आना चाहिए, असम तक आ चुका था। तब इंडिया ने उसके बाद अमेरिका से हेल्प मांगा, अमेरिका एक बार आया, ऐसा उड़ाया, चाइना को फिर पीछे जाना पड़ा। बट प्रॉब्लम इज कि सर आप देखो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना बहुत कुछ क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए 1962 का वार नहीं है, वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है और विवाद है वो, नॉट ए वार। क्या समझ पा रहे हैं? आधा से इसीलिए क्यों बच्चे लोग प्री निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकलता है। आप देखोगे ना, महाराज लोग मिलेंगे आपको, जिसको बाबा बोलते हैं, महाराज लोग 29-30 साल वाले। और याद रखिएगा 30 साल और 30 से ऊपर साल वाले लोगों को समझाइएगा मत, क्योंकि 30 साल के लोग समझते कम है और समझाते ज्यादा है। तो सर अपना काम करिएगा। बाबा लोग क्या बोलेंगे आपको, प्री तो निकाल ले बानी 4 बेर, मेंस में नहीं क्यों निकला। तो उनको मैं बोलना चाहता हूं, सर एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेगा तब तक मेंस नहीं निकलेगा। आप अपनी एटीट्यूड को इसी बात पे सीमित करके रखे हो कि अकबर का जन्म कब हुआ था। सर रटे हुए हैं, पूरा लूसेंट का रट्टू तोता लड़ रहे, पूरा रट गए हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1498 में आया था। कौन आया था, तो सर वास्को डी गामा आया था। ये देखो, ये रट्टू तोते लोग आईएएस नहीं बनते सर। रेलवे बन जाए चलो ठीक है, काम चल जाए, आजकल वो भी नहीं बनते। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ बाबा लोग से दूर रहिएगा, क्योंकि बाबा लोग एडवाइस देंगे कि सर पहले लूसेंट ले लो, एनसीईआरटी ले लो, लक्ष्मीकांत खरीद लो और पहले लगा लो, और एक मैप उधर भी रखना, एक इधर भी, और एक नया सा डायरी खरीदो और डायरी के पहले पेज पर लिखना जय गणेशाय नमः। कुछ लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय, कुछ बोलेंगे जय हो लोटन बाबा, पता नहीं कौन अलग अलग। सर जय गुरुदेव। सर ये इतने सारे मतलब मिथ है ना इंडिया में भरे हुए कि इनसे लोग निकल ही नहीं पाते, ये सब उलझ के रह जाता है इसी में। यार सिंपल पढ़ लो आप। याद रखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, जब तक आपकी एटीट्यूड नहीं बदलेगी आप आईएएस नहीं बन सकते। सिलेबस कोई पढ़ा देगा आपको, ट्रस्ट मी। और एटीट्यूड एक ही मेरा मतलब है, हमेशा याद रखिएगा, आप फील करो, जिस दिन से तैयारी करो, यू आर एन आईएएस ऑफिसर। आप महसूस करो जब प्रॉब्लम हो तो आप आईएएस रहोगे तो क्या करोगे, आप महसूस खुद करो। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब जरा वापस से पेज नंबर 7 पे देखना और वापस समझना। पहले राइट साइड में देखिएगा, रिवीजन फॉर एग्जाम क्या है उसको देखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्टली ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। दिख पा रहे सर, विवाद ना ज्यादातर गलत फहमी की वजह से होता है। इधर सुन पा रहे हो सब? अच्छा, क्या सभी को समझ आ रहा है कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूं बस? पका रहे ना? और हाथ ऐसे करके मत रखिएगा, नींद आने लगेगा, लेजीनेस होगा, ट्रस्ट मी। बाकी बस वापस सुनना। तो सर गलत फहमी से ना बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। जैसे क्या होता है, दोस्त लोग में होता है, वो बोल देगा अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, अच्छा चल लाठी निकाल, हॉकी ला हॉकी ला हॉकी ला, हॉकी स्टिक ला, बैटल में चलता है ना, ला भाई इधर हो गया। स्टेटमेंट भी होता है उनका, अरे भाई आना इधर, थोड़ा हो गया, लड़ाई पीट हो गया, बाइक से आ बाइक से आ। अरे हुआ क्या सर, एक्चुअली कुछ बोला ही नहीं गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग था। और मिसअंडरस्टैंडिंग का सर इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो 1962 में हुआ, जिसको कुछ सर कोई कारण ही नहीं था, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। जरा नीचे प्लीज देखिएगा, वहां पे राइट साइड में। तो कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्टली ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग which may manifest as a violent clash which can be unintentional, accidental or non-deliberate. The only solution is talks to remove misunderstanding. सर मिसअंडरस्टैंडिंग से, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, बिना बात का भी बात हो सकता है। सर कुछ भी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो कैसे भी हो सकता है ना, उसके लिए जरूरी थोड़ी है। तो क्या लिखा है, एक एक वर्ड को प्लीज समझिएगा, घूमना नहीं बस। मैंने लिखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग विच में मैनिफेस्ट, और मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी इस लेवल का हो जाता है कि वो वार में कन्वर्ट हो जाता है। जरा नीचे देखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी। सर मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने का, इधर देखो आप सुन रहे होगे, जब वार हो रहा था, और सर इधर सुनिएगा, वार में एक बात बार बार बोला जाता है, सब देश बोलेगा, रसिया और यूक्रेन चाहे तो इसको बात से सुलझाया जा सकता है, हर देश ये बोलता है। उसी तरीके से जब इंडिया के बीच लद्दाख में चाइना और इंडिया के बीच हो रहा था, तो आपको न्यूज में याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन याद होगा, आप देखोगे कभी कमांडेंट लेवल की वार्ता हो रही थी, तो कभी सर कभी डिफेंस लेवल की, तो कभी सर राजनीतिक लेवल पे, तो कभी कुछ। अरे सुन पा रहे थे कि नहीं सुन पा रहे थे? सर देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने का एक ही तरीका है, बात करिए, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। याद रखिएगा, इस दुनिया में कभी भी गन का जवाब गन से हो ही नहीं सकता फैसला, दुनिया कभी शांति रह ही नहीं पाएगा।
और मिसअंडरस्टैंडिंग का आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। लाइफ में सर अगर आपको अपनी रिलेशन चाहे अपनी फैमिली को ज्वाइंट करके रखना है और अच्छे से रखना है तो सर बात करना बंद मत कीजिए। जैसे होता है ना कभी मम्मी से मन मुटाव हो गया या पापा से, बेटों लोग ज्यादातर पापा से होता है, वो लोग तो पापा से होता है, यार तुम तो मतलब जो चाहते हो आप ही करते रहते हो, अपने मनमानी करने नहीं देते हो, तो मतलब यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, फादर डोमिनेट करता है। तो बेटों को रहता है कि यार ये एक ऐसा शख्स है जो मतलब सारा हुकूमत हमें पे चला रहा है, और ये ना जैसे ही बड़ा होने लगता है इसको लगता है मैं सिखाऊंगा एक दिन, बड़ा हो जाने तो मुझे। और जब कभी विवाद हो जाता है पापा भी बोलते हैं कहाँ गया था तू, आप लोग वहां गए थे, अब गया तो कहीं और थे आप, अब कहाँ गए थे आपको ही पता है। अब सर पापा को बोल के गए थे 5 मिनट में आ गया, सर 5 घंटा हो गया। पापा बोले तू वहां तो नहीं गया था, अब आप जवाब देना है आपको, अब वापस आओगे, डर लगा है पूरा, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। सारा सॉल्यूशन लेके फिर भी आओगे, फिर भी कहेंगे बापू तेरा मैं मुझे ना पड़ा, समझ में आ रहा मेरी बात। आप उस समय क्या करते हो? और अगर डांट दिया पापा ने तो आप 2 ही चीज आपके पास ऑप्शन है, बात ही नहीं करूंगा मैं, देखते हैं क्या कर लेते हैं। सबसे पहले आप दूरी बनाना शुरू करोगे, उधर से आएंगे आप इधर भागोगे, मम्मी उधर से इधर आओ, सर इसमें विवाद और बढ़ेगा। आप बोलोगे क्या करें सर? भले ही कितना भी नाराजगी हो जाए सर बात करते रहो, भले गुस्से में ही सही। जैसे मान लो विवाद है, अगर लड़ाई हो रही है तो ऐसे गुस्से में बोलो करछुल देना, अरे समझे अब उधर मानते रहो। वो जो नोकझोंक है ना वो मम्मी, जैसे मम्मी से, मम्मी को हम लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, लड़कियों लोगों का लड़ाई होता है मम्मी से, और बेटों का लड़ाई होता है बाप से। और बाप जैसे ही आप जब मम्मी के सामने बोलोगे यार फिर करेला ला दिए तुम, जैसे ही पापा का एंट्री हुआ अरे हम खा लेंगे यार पापा जैसी एंट्री हुआ, अब तो पापा बोले क्या हुआ क्या हुआ, नहीं नहीं मम्मी बोलियो मत, सर सडनली आप बदल गए पापा का होता है उस समय वर्चस्व। और लड़की लोग का सेम यही चीज होता है। इसीलिए जब आप बाहर जाते हैं और पढ़ते हैं तो 2 लोगों का कॉल आता है, लड़कों के पास जनरली मम्मी का ज्यादा कॉल आता है, ठीक है, बाप का तो कॉल ज्यादा नहीं आता ना, बाप का इसलिए नहीं आता, वो तो एक ही बात पूछते हैं, ठीक है जी ठीक हूँ, और सब ठीक है जी, जी थोड़े पैसे हो जाते क्यों, वो किताब ले लेते, अच्छा ठीक है मिल जाएगा, बात खत्म। अब मम्मी का कॉल आएगा, अब मम्मी का कॉल लड़कियों के पास ज्यादा आता है, पहले ये दिखा, अब वो ज्यादातर पहले बेटे के पास ज्यादा कॉल करके बोलेंगे वीडियो कॉल कर वीडियो कॉल कर, अब मम्मी वीडियो कॉल बोलेंगे देख कहीं आसपास कोई चुड़ैल तो नहीं मंडरा रही है मम्मी लोग इसलिए कॉल करता है। और ये सर फादर के साथ हमारा डिस्कशन क्या है, बहुत शॉर्ट होता है, मम्मी के साथ ओपन होता है। और लड़कियों के पास पापा का कॉल आता है, और लड़की लोग पापा से ज्यादा कनेक्ट होते हैं कि पापा ऐसा है। इसीलिए सर हमारे अंदर सोसाइटी और ओपननेस होने का, जिस घर में अगर बेटी का बाप से बहुत बनता हो, मैं सच बता रहा हूँ सर स्वर्ग है। वो पिता बहुत ज़्यादा मतलब एक तो भाग्यशाली है, और वो बेटी भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। और जिस घर में अगर पापा खड़ूस हो, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो नर्क है, लेकिन हाँ सर वो लाइफ आप नहीं जी सकते जो एक फादर के साथ आप फ्रेंड बन के जी सकते हैं। फादर वो है सर कि पूरा दुख, सारा दुख उधर साइड रखता है और फिर भी हंसने की कोशिश करता है। और मम्मी वो होती है जहाँ दुख होता है वो सीधा बोल देगी, आप मम्मी से दुख वो नहीं वाला, वो नहीं हो, सीधा बोल देगी कि खाना नहीं है, नहीं मिलेगा तेरे को। और बाप ये नहीं है फिर भी जानता है, फिर भी सोचेगा कि नहीं यार बेटे को भूखा नहीं रखेंगे हम। समझ पा रहे हैं सर? मिसअंडरस्टैंडिंग जब भी हो बात करना मत छोड़िए, चाहे लड़ाई कितना भी हो मम्मी से, कितना भी पापा से हो, बात करते रहो, गुस्से में ही सही, पापा जूता देना, मम्मी को बोलते रहो मम्मी खाना दे, सर बात करते रहो। मैं सच बता, किसी भी रिलेशनशिप पे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हो, वाइफ हस्बैंड हो, बात करते रहिए सर, बात करते रहेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करना छोड़ देंगे सर सारा खेल बिगड़ जाएगा। सुन पा रहे हो क्या? अरे बोल तो नहीं हो रहे सर? ये बताना जरूरी है, जिस एज में आप हैं उस एज में आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन जब आप बिगड़ोगे ना तो मजे लेने 1000 आ जाएंगे। नेक्स्ट जरा नीचे आइएगा, नीचे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो टॉक्स, वार्ता। जरा देखो लेफ्ट साइड में, समझ में आएगा कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी एनीथिंग लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट, गलतफहमी हो गया, सीमा विवाद और ट्रेड। बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का क्या तरीका है? पहला देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ तो पहला डिप्लोमेसी डायलॉग, वार्ता हुआ, टॉक्स हुआ। सुन पा रहे हो? नीचे आओ। 1962 का विवाद हुआ, देखो जरा 1967 में, नीचे देखो 1962 का विवाद, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है नीचे, और उसके नीचे क्या दिख रहा है? टॉक। 1967 फिर विवाद हुआ सिक्किम का, उसमें 400 चाइनीज लोग मारे गए, फिर नीचे क्या हुआ? टॉक्स। आगे जाओ, 2012 दौलत बेग ओल्डी डीबीओ रोड के साथ, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर नीचे
तो क्या होता है जने, दो ही चीज होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कोई नहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ, इनसिक्योरिटी हुआ, फिर वायलेंट क्लैश हुआ। अब देखो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है, कभी जानबूझ के भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझ के नहीं होता है। जरा राइट साइड में देख लो बस, और उसके बाद देखना नीचे। 1962 सबसे नीचे देखिएगा, 1962 वाज ए कॉन्फ्लिक्ट नॉट ए वार, बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है, वार लिखा हुआ नहीं है। और मेंस में आप वही शब्द इस्तेमाल करोगे। सुन पा रहे हो, ये नहीं कि सर वहां कॉन्फ्लिक्ट वहां वार लिख के आ गए और उसके बाद उम्मीद करने लगे इस बार तो मेंस पार है। सर जैसे ही आप लिखोगे 1962 वार क्रॉस, और आपका पूरा नोटबुक बर्बाद हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि सर कोई भी एग्जामिनर इसलिए चेक नहीं करता, 1 बाय 1 पेज कभी चेक नहीं होते सर। पहले का 5 से 10 पेज एग्जामिनर के दिमाग में छाप छोड़ देता है कि इसके आगे आप कैसे लिखे होंगे, और पहले ही पेज पे आपने लिख दिया बाय गॉड 1962 जो वार हुआ था। जो चेक कर रहा है ना उसने क्या खूब लिखा है, आप समझ रहे हो, उसको सर पहले बात में पता चल जाता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। प्लीज यहीं तक छोड़ देता हूं, थोड़ा सा आगे पढ़ा के पेज नंबर 8 पे आना। ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है यार, आज पता नहीं लाइन को क्या हो गया, आई डोंट नो, बट फिर भी क्लास तो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। दिख रहा है पेज नंबर 8? अरे दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला सर, फील मत करना, प्लीज फील मत करना, क्योंकि हम भी यहाँ हैं आप भी यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। पेज नंबर 8 पे आपको दिखेगा वार एंड सिविल वार, दिख रहा है? सर वार और सिविल वार में फर्क क्या है, प्लेस देख लो पहले, वहां पे देखो एक बार, राइट साइड में देख लो, वार लिखा है, अरे दिख रहा नहीं दिख रहा, क्या लिखा है? वार इज एन अटेम्प्ट टू अटैक द सोवरेनिटी संप्रभुता ऑफ एनी कंट्री एंड द कंट्री अटैक्ड हैज ए राइट टू रिटेलिएट इन सेल्फ डिफेंस। वार है सर जब आप किसी देश की संप्रभुता को ललकारते हो, तो सर उस देश के पास पूरा हक है कि वो अपने बदले के लिए आप पे आक्रमण करेगा। मेरे पास जैसे अगर इंडिया पे किसी ने अटैक किया तो इंडिया को यह पूरा हक है कि इंडिया उसके बदले उसका जवाबदेही दे, और होता है ना सर करारा जवाब मिलेगा। जरा नीचे आओ, सिविल वार, गृह युद्ध। सिविल वार क्या है सर? सिविल वार इज एन अटेम्प्ट टू कैप्चर स्टेट पावर बाय पॉलिटिकल ग्रुप्स विद इन द कंट्री। तो सिविल वार हमेशा जब भी होगा किसी दो जाति समुदाय या किसी धर्म इन लोगों के बीच में हो। अच्छा बताना, सिविल वार दो देश के बीच में होता है कि जो देश के अंदर उसी के बीच में होता है? हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, क्लास में हूँ। वहां पे प्लीज देख लीजिए एक बार, टॉप पे नीचे लेफ्ट साइड में वार दिखा है, वार। ए अटैक ऑन बी विथ ऑब्जेक्टिव टू वायलेट द सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्री। ए ने बी पे अटैक किया क्योंकि सर उसका संप्रभुता को ललकारा गया। बी हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा उसका हक है, वो उसके बदले जवाबदेही देगा। एग्जाम्पल, पाकिस्तान अटैक्स इंडिया इन 1971 से पहले 1947, इंडिया ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने फिर 1965 में यहाँ पे अटैक किया, इंडिया ने जवाब दिया। फिर पाकिस्तान ने 1971 में हमसे किया, सर पढ़ाऊंगा, और इंडिया ने फिर करारा जवाब दिया। वहां पे एक लाइन लिखा है, जरा देखिएगा, इज इंडिया एन एग्रेसिव कंट्री? क्या भारत एक आक्रामक देश है? ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, इंटरव्यू में पूछा गया था बड़े प्यार से, कि क्या इंडिया एक एग्रेसिव कंट्री है? इधर कितनों को लगता है कि इंडिया एग्रेसिव कंट्री है? सर इंडिया ने कभी भी किसी को कैप्चरिंग नहीं किया है, कभी भी इंडिया ने कभी भी किसी पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है, ना इंडिया ने किसी पर कभी अटैक किया है। इंडिया पे जब कोई सर वही करता है तब उसका जवाब दिया जाता है। सर आपको पता है, बता दो थोड़ा सा आपको हिंट, इंदिरा गांधी का पुराना देश की आंधी, इंदिरा गांधी सर उन्होंने पूरा सर एकदम बदल कर रख दिया इंडिया का, मतलब पूरा मैनिफेस्टो ही बदल कर रख दिया। इंडिया वो देश था जहां चुपचाप आ रहा था, चुपचाप सहता आ रहा था। पाकिस्तान बार बार उसका सर फायदा उठा रहा था। पाकिस्तान देखा, जवाहरलाल नेहरू गए, जवाहरलाल नेहरू के बाद मैंने शास्त्री जी, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, परेशान मत हो, तो बोले कि आगे ये इसमें ज्यादा इनमें भी दम नहीं है, तो सर फिर पाकिस्तान अटैक कर देता है। आज इंदिरा गांधी बनती है, अब पाकिस्तान कहता है इस बार तो भाई मेरा है, इस बार पूरा कश्मीर किसका? मेरा। सर इंदिरा गांधी ने पहले तो सिक्किम में चाइना से जब हो, जैसे 62 के बाद सिक्किम में चाइना से हुआ, चाइना को इतना मारा। इंडिया का एक बहुत अच्छा सर आदत है, वो मारता है, वो बोलता नहीं है इंडिया, अब प्रूफ भी नहीं छोड़ता है। सर इतना मारा पहले, चाइना बोले कहाँ कोई मारा है, कहाँ कोई मारा है, 5 साल बाद कह रहा बहुत दर्द हो रहा है।
और तब पता चला मोर देन 4000 चाइनीज हैज बीन किल्ड। तब पता चला कि लगभग 4000 से ज्यादा चाइनीज लोगों को मारा था इंदिरा गांधी। इंडिया का सर ये मारता है बोलता नहीं है। सेम सर जब 1971 हुआ उससे पहले 1968 में रॉ को बनाया गया इंडिया का। और कमाल की बात क्या हुई देखना इधर, इंदिरा गांधी को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं 2 कारण से। सर उस देश में लड़कियों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। उस देश का कोई पीएम इंदिरा गांधी हो जिसने पूरा का पूरा तहस। सर अमेरिका को उसने 2 तरीके से कैप्चर किया। ये पाकिस्तान बार बार ना नोकझोंक कर करके परेशान कर दिया था इंडिया को। इंदिरा गांधी ने सोची ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होगा। और सर पाकिस्तान को पूरा फेवर करता था अमेरिका, पूरा एकदम कंप्लीट। अब जानते हो क्या हुआ, ये उठ के गई, क्या सुन पा रहे हो सब? yes, ये गई और जाके बोली यूएसए से कि देख यार पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा। लेकिन जाने से पहले इंदिरा गांधी को 20 मिनट इंतजार करवाया गया, अमेरिका ने करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 20 मिनट तक। सर इंदिरा गांधी वापस 20 मिनट में वापस और आई और सीधा बोली रॉ बनाओ और पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। सर वो 20 मिनट का इंतजार और वही 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश का बनना। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि 1 घंटे इंतजार करवा देता ना अगर तो पूरा पाकिस्तान आज ना। सर उन्होंने क्यों किया? उन्होंने एक ही बात बोला, अमेरिका को ही बोला और उनके अपने सेल्फ फॉरेन पॉलिसी में बोला इंदिरा गांधी ने कि अमेरिका बराबरी में बात करेगा तो बात करेंगे, अदरवाइज ना हम किसी के चापलूस हैं ना ही हम किसी के अंडर में काम करते हैं। इसलिए सर इंदिरा गांधी का रोल बहुत बड़ा है, जहां देश को ना पूरे एक एज ए पावरफुल कंट्री रिप्रेजेंट किया, जहां सबकी हालत टाइट करके रख दी। इसीलिए सर पुतिन और इंदिरा गांधी साइकोलॉजिकली बड़े ही तेज थे। उनको पता था कि कब किस चीज को कब खत्म करना है। ये व्लादिमीर पुतिन सर ये नॉर्मल एजेंट था, ये रॉ एजेंट था रशिया का। ये छोड़ के वापस पॉलिटिकल ग्राउंड लेवल से शुरू किया इसने। एक ऐसा डील जो साइन नहीं हो रहा था पिछले 15-20 साल से, जर्मन की चांसलर थी, साइन नहीं हो रहा था। इसको पता क्या चला कि वो कुत्ते से डरती हैं। इसने पता क्या किया सर, मिलने गया और कुत्ता साथ में रख लिया, साइड में रख दिया, साइन हो गया 15 मिनट में। तो सर उसको पता था कि कब किस चीज से अटैक, हमेशा गले लग के ही सारा काम नहीं होता है। एक लीडरशिप क्वालिटी में इसको पता होना चाहिए कि कौन से डील को कैसे साइन कराया जाता है। इसलिए सर व्लादिमीर पुतिन देखो कितने सालों से राज कर रहा है, अभी 2025 तक रहेगा। वो ऐसा जुगाड़ लगाया है वो कि वो 2000 वहां पे नियम है, उस नियम में इतना जबरदस्त चेंज किया है कि तो 2035 तक वो आराम से रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है उसको। जबकि वहां नियम है कि 2 बार से राष्ट्रपति ज्यादा नहीं बन सकते, फिर भी बड़ा किया है उसने। इंदिरा गांधी इसलिए सर याद रखिएगा ऑलवेज साइकोलॉजिकली सबसे पावरफुल हमेशा रहे, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लेकिन आप मुझे बताइए कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टॉक। सर ये वार नेवर एंड्स विथ वार। वार को सर कभी वार से आप खत्म नहीं कर सकते, तो ये रह ही नहीं जाएगा कोई शांति से रह पाए। सुन पा रहे हैं क्या? अब जरा एक स्टेप आगे देख लो, थोड़ा सा और है उसके बाद बस खत्म। तो सर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंडिया का एग्रेसिव कंट्री है? तो नहीं सर, हमने कभी किसी पर अटैक ही कहाँ किया है, लेकिन हम पे कोई करेगा तो हम छोड़ेंगे कहाँ। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी भी बोले थे। अटल बिहारी वाजपेयी का मैं आपको पूरा फॉरेन पॉलिसी वहाँ के पीएम से लेकर आगे तक पूरा मैं पढ़ाऊंगा। आप उसी नोट्स में देखोगे, उसके आगे आपको पूरा फॉरेन पॉलिसी मिलेगी, आईके गुजरात से लेकर सभी का पूरा डेप्थ में है। उसमें उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया था कि वो कहते हैं, बार बार बोलते हैं कि भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत नहीं कुछ कर सकता, हम जवाब देना आता है, हम मारते हैं, बोलते नहीं हैं। तो सर उनका जो स्टेटमेंट था वो इसलिए था कि हमारे संप्रभुता पे कोई अगर अटैक करता है तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे। सिंपल बात है, ना हम किसी को पहले जाते हैं कुछ बोलने ना कुछ करने, लेकिन हमको कोई ललकारा तो हम उसके बाद बता देंगे क्या है। जैसे है ना आम आदमी नहीं बोलते हैं, आम आदमी क्या हुआ है, जागता हुआ शेर है कि सोता हुआ शेर है? सोता हुआ शेर है, उससे उंगली मत करो। डायलॉग है ना किसी मूवी का। खैर कोई बात नहीं, पेज नंबर 7 पे आ जाओ, बस हो गया लास्ट। एक पेज और पढ़ाऊंगा, उसके बाद 5 पेज पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सर सिविल वार क्या है? सिविल वार सिविल वार 2 देशों के बीच में होता है क्या? उसी देश में किसी 2 जाति धर्म इन सब के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? सिविल वार। वार इज ऑलवेज बिटवीन वन कंट्री और ए आउटसाइड दिस कंट्री। 2 जब किसी का सोवरेनिटी पे अटैक करोगे तो दूसरा उसके बदले जवाब देगा। बस लास्ट सच्ची बता रहा हूं, लास्ट थोड़ा सा और देख लो, पेज नंबर 9 आइएगा जरा। एक दिखेगा आपको बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा, एक बार देख लो, बस एक पेज और बस। बैलेंस ऑफ पावर याद रखिएगा, 40-45 मिनट में ना बीपीएससी और आईएएस नहीं होता है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। और जिसको 40-45 मिनट में बीपीएससी आईएएस करना है, बड़े सारे कोचिंग भरे पड़े, आराम से कीजिए। और 30 साल बाद एहसास करके आइएगा कि चल पहले ही कर लेते, थोड़ा इधर नहीं चाहिएगा, वक्त मत बाया करिएगा।
उसमें आपको जो दिख रहा है बैलेंस ऑफ पावर, समझिएगा, जिसको बोलते हैं शक्ति का संतुलन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा सोचना, मान लो ये कंट्री है अमेरिका, ठीक, और इसी के जस्ट बगल में मान लो अभी कहीं पे भी, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं, ये कंट्री बी है। आप सोच के मुझे बताना। चलो एक और कंट्री लेते हैं, सी। एक और ले लें क्या? चलो डी। अब एक और नहीं लेंगे। सर सोच के आप बता दो आराम से, जो सही बता देगा पक्का कार मिलेगा। जैसे घर में जब ज्वाइंट फैमिली होता है ना, तो ज्वाइंट फैमिली में मान लो बड़े पापा का बेटा या छोटे पापा का बेटा अगर IIT निकाल लिया या कुछ भी निकाल लिया, तो आधा से ज़्यादा उसमें जो होते हैं ना बच्चे वाले, उनको इस बात का टेंशन नहीं होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। उनको इस बात का टेंशन, निकाला कैसे बे, मिल कभी बाहर तू, क्योंकि सब गार्जियन बोल रहे होते हैं ना, देख तो भैया का बेटा निकाल लिया, तू बॉटल कहीं का, तो कुछ नहीं करता है, तो उस बच्चे में कितनी इनसिक्योरिटी हो जाती है, आप समझ पा रहे हो सर? वो इनसिक्योर हो जाता है और वो अब चाहता है कि हम किसी भी तरीके से इससे पावरफुल ज्यादा बने। इधर कंट्री भी जब कोई पावरफुल अगर हो जाए, तो सर छोटे मोटे कंट्री जो है उनको भी तो डर होगा कि अगर एक कंट्री पावरफुल हो गया तो हमको भी दबा देगा वो। तो उस केसेस में क्या होगा, ये बी कंट्री क्या सी से मिलना नहीं चाहेगा, और क्या ये दोनों मिलकर डी से नहीं मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे सर। क्यों? क्या किया गया, एक पावरफुल जब कंट्री हुआ उसको बैलेंस करने के लिए हमने तीन को मिला दिया, उसी को बोल रहे हैं अलायंस। तो सर शक्ति के संतुलन के लिए भी अलायंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या सुन पा रहे हो? तो व्हेन ए कंट्री बिकम ए पावरफुल कंट्री, देन अदर कंट्रीज गिव अप एन अलायंस, अलायंस बनाते हैं और फिर ये सोचते हैं, तभी तो सर इधर अमेरिका जैसे इधर पावरफुल होता है तो उधर रसिया और चाइना मिलना शुरू करता है, और जब रसिया चाइना मिलेगा तो फिर इंडिया अमेरिका मिलेगा, फिर उसके बाद जापान को भी ले आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी ले आएगा, तो उधर सर वो भी रसिया अपना पावरफुल जगह। तो क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि कोई एक पावरफुल हो गया। आप समझ पा रहे हो, कभी भी किसी भी कंट्री या किसी एरिया में अगर सिर्फ एक पावरफुल है तो सर वहां पे डेंजरस है, वो सिचुएशन हमेशा बेकार है, उस जगह पे कभी रहना नहीं चाहिए। तो अलायंस का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि शक्ति का संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? अरे हाँ है ना, अरे देखो पढ़ना मजे से पढ़ लो, नहीं पढ़ना है आराम से चले जाओ, सुनना ध्यान से क्योंकि ओपन रहता है, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है। अब जरा लेफ्ट में देखना आराम से, क्या दिख रहा है आपको? ABCD दिख रहा है चार। राइट में देखना, वर्ल्ड इज ए सिस्टम इन विच इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। इक्विलिब्रियम समझते हैं आप? साइंस में थोड़ा वर्ड यूज होता है इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इधर मान लो मेरे को कोई खींच रहा है इधर, मेरे को कोई इधर खींच रहा है, दोनों का फोर्स सेम है, तो मैं बीच में अपने जगह पे रहूंगा, तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या होगा? मेंटेन हो गया, मतलब जहां पे है यहाँ। लेकिन किसी ने भी एक ने ज्यादा पावर लगाया तो जो ज्यादा लगाया मैं उधर की तरफ चला जाऊंगा। सुन पा रहे हो क्या? तो सर वर्ल्ड यहाँ तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बना के रखा गया, बैलेंस बना के रखा गया है, लेकिन कोई एक कंट्री अगर पावरफुल होगा तो और सब में खलबली तो मचेगी ना। जैसे भाई ने निकाला है IAS, तो अपने को भी तो खुलबली, कम से कम हम रेलवे तो निकाले। नीचे आना जरा सर, रेलवे के चक्कर में मत पड़ना। वर्ल्ड इज ए सिस्टम इन व्हिच इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड, मींस ऑल कंट्री हैज अ बैलेंस पावर, बट इफ वन कंट्री बिकम्स पावरफुल, लेफ्ट में मैं बता रहा हूं एग्जांपल, पावरफुल, देन BCD कैन फॉर्म अलायंस, इधर BCD और BCD टू मिटिगेट द पावर। सुन पा रहे हो? उसके बाद है एग्जाम्पल, क्वाड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। क्वाड अभी क्वाड का मीटिंग भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले। हेलो हाँ जी बताइए। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ मैं। यार एक तो सारे लोगों को काम, मतलब चलो ठीक है। नेक्स्ट, क्वाड में आपको क्या समझाया था? जिनको समझाया था ठीक है, जिनको नहीं समझाया तो देख लो। इधर बिना मैप को समझ में नहीं आएगा। देखो क्वाड मतलब होता है चार। क्या होता है? इधर देखो, ये अमेरिका, इधर देखो, इधर है जापान, ये इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया। ये चारों क्यों मिल रहे हैं? देखो इधर ये रहा चाइना, चाइना खूब उड़ता रहता है इसमें, साउथ चाइना सी में। एक चाइना का ना दो जगह पे पंगा हमेशा है। चाइना जानबूझ के काउंटर करना चाहता है इंडिया को, और चाइना से उधर अमेरिका को भी काउंटर करना चाहता है, क्योंकि रसिया और चाइना दोनों साथ में मिलकर रहता है। सर चाइना ना पागल है, कभी कभी एक ही बार बोलेगा कि पूरा समुद्र में रहा है उसको सर वो होते रहे बोलते मिर्गी आना, उसको सर मिर्गी आते रहता है, कब वो क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका ने कहा सारा मिर्गी शांत करेंगे तुम्हारा। तो क्या किया, इधर देखो, इधर ये रहा चाइना, ये रहा यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी। सुनते जाना प्लीज। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को मिला लिया,
एक तरफ जापान को, एक तरफ इंडिया को, और एक तरफ खुद हो गए। जाओगे कहाँ तुम बेटा, तुम जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे चेप के मारेंगे वहाँ। अब सर चाइना को ये बात समझ में आ गई, चाइना भी तो है ना सर, उसने भी तो कोर्स किया हुआ है हरामखोरी का। ये चाइना सर क्या करता है, जब जब इंडिया और ये लोग क्वाड का मीटिंग होगा, ये चाहेगा बार बार की मीटिंग ही ना हो। ये कभी कभी ना कुछ धमाल बवाल कर देगा, ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देगा। उसे रसिया को बोल देगा, तू बोल ना, तू बोल, तू भी बोल। रसिया बोले हम क्या बोले, ये बोलेगा तू बोल भाई, तेरा मदद हम करेंगे ना, दोनों साथ में टिकाएंगे उधर। रसिया सर बहुत समझदार है, क्योंकि रसिया हमारे साथ वो भी बहुत अच्छा ट्रेड करता है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा बिजनेस रसिया हमारे साथ करता है, तो रसिया बैलेंस बना के रखता है। और आम आदमी में ये बात का मैसेज है सभी तक, पता है क्या है, रसिया अपन बढ़िया दोस्त हुआ। ये हर आम आदमी को पता होता, पता नहीं कहाँ से पता है उसको, लेकिन इतना जरूर पता है कि रसिया तो हमारा पुराना हित है। लेकिन सर पता, अब उसको इंटरनेशनल रिलेशन पता नहीं है, बार बार हित हित सोचता रहता है वो। लेकिन सर इंटरनेशनल रिलेशन में हित और दुश्मन बदलते रहते हैं, वो चलता रहता है, ये हर देश के साथ होता है। आज वो दोस्त है, कल कुछ और, कल कुछ और। समझ पा रहे हो? तो सर बैलेंस ऑफ पावर के लिए इधर क्या किया इसने, चाइना को और रसिया को अटैक करने के लिए क्या बना दिया, क्वाड। कि अगर रसिया और चाइना पावरफुल होगा तो अमेरिका, इंडिया और बोलो बोलो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिल गया तो क्या है, बैलेंस ऑफ पावर नहीं है तो क्या है, ये शक्ति का संतुलन ही तो है ना। और शक्ति के संतुलन के लिए अलायंस का इस्तेमाल करना जरूरी है। सर कहने के लिए अलायंस एक शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेप्थ है। जरा आइएगा बस लास्ट, अब जरा राइट साइड में देख लो एक बार, राइट साइड में बैलेंस ऑफ पावर इज ए थ्योरी विच सेज दैट द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज ए सिस्टम वेयर देयर इज पावर इक्विलिब्रियम। संतुलन देश में, वर्ल्ड में रहता है, बट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब व्हेन एनी कंट्री बिकम्स पावरफुल एंड ड्यू टू इट एंड टू मिटिगेट मतलब होता है कम करने के लिए, दिस पावर डिफरेंशियल कंट्री कैन गो फॉर अलायंस एंड अलायंस फॉर्मेशन कैन मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर अगेन। क्या ये अब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि सर अगर जब कभी एक कंट्री पावरफुल होता है तो उसके शक्ति को कम करने के लिए हम दूसरे देशों के साथ अलायंस करते हैं, और तभी जाके शक्ति का बैलेंस हो पाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सर बस लास्ट पे देख लो 10 नंबर, बस यहीं तक रखेंगे, 10 देख पा रहे हो? तो वहां पे 3 चीज मिलेगा, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म। सुनना मेरी बात, इंपीरियलिज्म का हिंदी लिखा हुआ वहां साम्राज्यवाद, उसके बाद कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, और उसके बाद नियो कॉलोनियलिज्म उसमें है नव्य उपनिवेशवाद। सुन पा रहे हो क्या? इधर इधर समझ लो बस, जिनको समझा चुका हूं उनको तो याद होगा, जिनको नहीं बताऊं एक बार देख लो। इंपीरियलिज्म मतलब होता है, साम्राज्यवाद मतलब होता है, क्या सुन पा रहे हो? बोले ऐसा ना सर, बस 2 मिनट और एनर्जी बचा के रख लेना। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण करे, इसलिए नहीं कि वहां पे वो कंट्रोल करना चाहता है, उसको सिर्फ संसाधन चाहिए। जैसे इंडिया में अंग्रेज आया तो अंग्रेज पहले कैप्चर करने नहीं आया था, ये बात तो सबको पता है सर, उसको संसाधन चाहिए था। वो संसाधन मतलब उसको औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी और सारे देश को संसाधन चाहिए था। तो जब भी कोई देश की संसाधन ले तो उसको इंपीरियलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन संसाधन के साथ साथ अगर उस देश के कंट्री को कंट्रोल करना शुरू कर दे, मतलब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां पे कंट्री में पॉलिटिकल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, तो उसको कॉलोनियलिज्म बोलते। इसीलिए ब्रिटिश कॉलोनी वर्ड इस्तेमाल होता है, इसीलिए कॉलोनी का सिस्टम चलता है। कॉलोनी जो आप बोलते हैं ना, संजय कॉलोनी, फिर ये कॉलोनी, तो कॉलोनी का मीनिंग ब्रिटिशर से आया है। क्या सुन पा रहे हो? तो मतलब क्या, जब आप किसी देश पे आक्रमण करके सिर्फ उसका संसाधन ले तो क्या बोलो, अरे बोलो, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। और जब उसी देश पे आप उसके कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन और पावर में कंट्रोल करना शुरू कर दे तो क्या बोलेंगे, कॉलोनियलिज्म। मतलब पहले सिर्फ आप संसाधन ले रहे थे, अब संसाधन प्लस। इंडिया में क्या हुआ, आके अंग्रेज देखे कि यहाँ राजा लोगों में एकता ही नहीं है, तो पहले तो संसाधन लेने आए थे, उसके बाद देखे कि राजा सब ऐसा ही बैठा हुआ है, एक राजा का दूसरे से बनता ही नहीं है। तो क्या करता था, ये बोल देता था कि तुम्हारा राजा जो है वो बगल वाला, वो तुम पे अटैक करना चाहता है। उसको हो गया इनसिक्योरिटी, दोनों आपस में लड़ कट के मर गए। और सर एडमिनिस्ट्रेशन में फिर ब्रिटिशर्स हावी होते चले गए। तो पहले तो आए थे तो क्या था, इंपीरियलिज्म की कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, और बाद में क्या हो गया, कॉलोनियलिज्म। अब सर एक लास्ट उसमें वर्ड है नियो कॉलोनियलिज्म, नव्य उपनिवेशवाद। इधर इधर आज किसको इसको लगता है कि हम सर न इंपीरियलिज्म में हैं न कॉलोनियलिज्म में हैं? सबको लगता है। सर आपके लगने से क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी आज कॉलोनियलिज्म में। देखो समझ लो,
अमेरिका ने हमको सारा कुछ दिया, पैसा दिया, बिजनेस दिया, सब दिया, लेकिन सर अमेरिका हमारे डिसीजन को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब जब बड़ा डिसीजन होता है तो हम इस बात में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिका पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ये कॉलोनियलिज्म वाला हाल नहीं हो गया क्या? मतलब पहले क्या था, डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म था, अभी इनडायरेक्ट कॉलोनियलिज्म है, मतलब उससे भी फायदा हमको है। सर एक बार प्लीज बस देख लो राइट साइड में पेज नंबर 10 सॉरी, इंपीरियलिज्म इज एन अटेम्प्ट बाय ए टू यूज रिसोर्सेज ऑफ बी फॉर ऑन वेलफेयर। इसमें कोई तकलीफ? मतलब एक कंट्री ने अटैक किया आप पे ताकि अपना वेलफेयर करने के लिए दूसरे कंट्री से रिसोर्सेज ले सके। बी, colonialism is when A tries to control political and economical system of B, that is called what? Colonialism। क्या सुन पा रहे हो? नीचे आइएगा, जस्ट नीचे। Neocolonialism indirectly try to control political and economical system। वहां एग्जाम्पल देखो, एक बारीकी से लिखी गई है। US gave money to India during Cold War। तो कोल्ड वार के समय यूएस ने हमें मनी दिया, आगे देखते जाओ। So that India can improve its economy, but US also said कि इंडिया टू लिबरलाइज, उदार मतलब क्या होता है, ट्रेड, ताकि यूएस की कंपनी इंडिया आ सके और उसको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े एंड काफ़ी मुनाफा कमा सके। लिबरलाइज मतलब होता है जैसे आप टैक्स पे छूट देते हो किसी भी कंट्री से, जब आता है तो आप, जैसे होता है ना, अरे देखो इधर, अब कोई भी फेसबुक यहाँ पे आके रह रहा है तो फेसबुक से हम टैक्स लेंगे ना। तो हमने क्या किया, अमेरिका ने हमें क्या किया सर, अमेरिका ने ये बोला सुनो इधर, हम मदद करेंगे, तुम्हारा पैसा देंगे तुमको, लेकिन तुम हमारे कंपनीज को आने दो इंडिया में। इसीलिए तो सर आज देखो अमेरिका की ज्यादा कंपनी इंडिया में है, गूगल, फेसबुक, ये सब सर, व्हाट्सएप, ये सब कहाँ सर, सब अमेरिका की। अब आप सोचो उसके बाद क्या बोला, और तुम टैक्स पे भी छूट दोगे हमको। किस पर छूट, किस पे? तो क्या अमेरिका ने हमारे डिसीजन को कंट्रोल नहीं किया? कर लिया ना सर, हमें पैसा देके इनडायरेक्टली तो बोलवा ही लिया कि तुम टैक्स पे छूट दो, और हमने कर भी दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज हम एक तरीके से कॉलोनियलिज्म में हैं? अरे हाँ है ना सर, आपको ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ के ना ऐसा महसूस होगा जैसे दिमाग थोड़ा इंक्रीज हो गया। ऐसे जिसको उसको महसूस हो तो ठीक है, नहीं महसूस हो फिर भी उसको होना चाहिए, क्योंकि ये सब टर्म सर इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे एसएससी और उन लोग के पल्ले नहीं पड़ता है। बार बार रेलवे वाले भी सोचेंगे सब बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपकी ईमानदारी से, उनको पल्ले नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी सर कैपेसिटी अपने आप सीमित कर लिया उन्होंने। उनकी कैपेसिटी रेलवे तक नहीं है, उन्होंने सीमित कर लिया अपने आप को कि हम बेटा, अब अकबर का जन्म कब हुआ था और बीरबल का जन्म कब हुआ था, उतना ही पे सीमित हैं। सुन पा रहे हो क्या? मुझे पता है बोर हो गए, लेकिन फिर भी हाँ बोलना, ठीक है? लाइफ में बार बार याद रखें, कभी कभी 2-2 घंटा बैठने की ना आपको हैबिट हो जाएगी। मैं फर्स्ट डे बोल रहा हूँ, कभी 40 होती थी, आप 2 घंटा आराम से बैठ जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। सर वायदा वैसे भी 2-2.5 घंटा हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे हैं, सुनते रहिएगा, ठीक है ना? अब सुनना जरा ध्यान से, 2 चीजें मैंने बताई है अभी, उसमें पहला